एक सर्टन लेवल के बाद आपकी जो कैक है या एक्विजिशन कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएगी। आपके जितने रेप्लिका फेक पेजेस बीएनबी के हैं ना, फेसबुक की तारीख में शायद इतने किसी और के नहीं होंगे। मड मास्क लगा रहा हूँ देन इट कम्स अंडर स्किन केयर, बट अगर मैं लिपस्टिक और नेल पॉलिश वगैरह की तरफ जा रहा हूँ तो देन इट्स अ कॉस्मेटिक है। इन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना मुश्किल है। लोगों का यार कि मैं ख़रीद तो रहा हूँ, इज़ इट सेफ़, इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल तो नहीं है जो मुझे हार्म कर रहे होंगे। कंसिस्टेंसी क्या देख रहे हैं, मतलब इसमें क्या आप ग्रोथ इसकी क्या है? थे ना लोग, उनको ये सोचना चाहिए कि यार हम यहाँ पे उस राइडर को कैसे फैसिलिटेट करें। जहांगीर मैं फिर ये कह रहा हूँ वो कभी भी नहीं होगा। अंडर 34 जो है एज के लोग 18 to 34 कंबाइन कर दें, दे आर मोर प्रोन टू इंस्टाग्राम। और वहाँ पे जो चीज़ फॉर एग्जांपल 10,000 में मिल रही है, हम उसके अंदर कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उसको लो बजट में लेके आएं। फीडबैक ले रहे हैं, कह रहा भाई मुझे मैं तो वेट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आएगा ही नहीं यार पेड ऑर्डर्स रिटर्न होते हैं कभी। तो कौन सा साइज या किस तरीके से वो जो साइज वाला एलिमेंट है ना उसको आपने केटर किया। और ऑनलाइन एक्सक्लूसिव की उन प्रोडक्ट्स की रिटर्न 0 है। सामने एवरीवन, मैं हूं अहमद काजी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। और आज एपिसोड नंबर 21 और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के फीडबैक को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आपके जिस तरह कमेंट्स आते हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक भी मिलता है आपका। इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं यार, अब तो यकीन माने हमसे कहीं हमें शुगर ही ना हो जाए, इतनी ज़्यादा आप मिठास दे रहे हैं। और अल्लाह करे वाकई इससे जिस चीज़ का भी फ़ायदा हो सकता है वो होता रहे। हम जिस काविश हैं, जिस मेहनत के साथ यहाँ टाइम निकाल के बैठ के इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये नज़र आ रहा है कि हर दफ़ा आने वाले एपिसोड में लेवल जो है वो बढ़ते से बढ़ता जा रहा है। इस बैठक को आप तक पहुंचाने में हमें जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो है द वर्टिकल। द वर्टिकल कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं लाहौर के अंदर। और अगर आप भी लाहौर में अपना कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस ढूंढ रहे हैं, अगर अपना ऑफिस ढूंढ रहे हैं, किराया दे के थक गए, इंस्टॉलमेंट पे ऑफिस लेना चाहते हैं, तो वर्टिकल इज द राइट चॉइस फॉर यू। V4 लॉन्च होने जा रहा है 15 जनवरी को, तो ज़रूर उसके बारे में देखिएगा। गुलबर्ग के अंदर देखें, आने वाला जो फ्यूचर है वो है वर्टिकल बिल्डिंग्स का, और लाहौर में वर्टिकल बिल्डिंग्स का जो हब बनने जा रहा है CBD वो गुलबर्ग के अंदर है। तो अगर आप जानना चाहते हैं V4 के बारे में तो vertical.pk पे जाकर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ऑन डिमांड है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि यार हमें डिफरेंट एग्जांपल्स दें ब्रांड की, और स्पेशली ज़रा आएँ थोड़ा सा स्किन केयर की तरफ। कुछ टॉपिक्स बहुत हॉट चल रहे हैं, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह फनलिंग का एक बहुत ज़्यादा आ रहा है, अमेजॉन का लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का हमने एक टच दे दिया था। तो आज हर ब्यूटी से ना, मैंने सही लिया, हर ब्यूटी से हमने साद को बुलाया है। साद इज हेडिंग द ई कॉमर्स ओवर देयर। आज साद से उगलवाते हैं स्किन केयर के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में, इस नीच के बारे में। और उसके साथ साथ हमारे साथ खुरम भाई बैठे हुए हैं। इनका शूज़ का एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, और शूज़ का ब्रांड चलाना स्पेशली फॉर द मेल इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बिकॉज हम लोग खुद शूज़ कैटेगरी पे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, समटाइम इट्स वेरी ट्रिकी, समटाइम इट्स वेरी प्रॉफिटेबल, बट आपको उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। तो आएँ आज हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से आप इन कैटेगरीज का अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड बना सकते हैं। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हर ब्यूटी से कि साद भाई थोड़ा सा बताइएगा क्या एक्सपीरियंस रहा, इतना बड़ा नाम हो चुका है। आप लोगों का नाम ले लेके बाकायदा कमेंट्स में कहा है कि यार इनको बुलाएं, इनसे हम जानना चाहते हैं ये कैटेगरी कैसी है। हमारी बल्कि एक रिसेंट पॉडकास्ट में ही उन्होंने बताया था कि 3 चीज़ें इस वक्त जो है वो काम कर रही हैं। एक हेल्थ केयर है, एक आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स है स्पेशली फॉर द वुमेन, अगर आप उस कैटेगरी को उठा लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है। एंड थर्ड इज अगेन हेल्थ रिलेटेड ही है, तो हम वो बोलेंगे नहीं, वो आप बैठक में जाके देख सकते हैं। तो कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैं आके थोड़ी सी डिबेट कर सकता हूँ स्किन केयर, ई कॉमर्स, और इसकी एक ऑर्केस्ट्रेशन कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें जो मैं कंटेम्प्रेरी फेस कर रहा हूँ, चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर क्या हम बेहतर कर सकते हैं। So इसमें यह है कि it's been almost 4 years that I've been associated with the brand, और it's a new skin care, I would say कि a science backed skin care model, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इसने मार्केट को थोड़ा सा डिफरेंटली ऑपरेट किया है। इसकी कंज्यूमर सेगमेंटेशन, इसके competitors, इसकी जो मॉडलिंग है, इसकी इनोवेशन स्टाइल है, that is very different. A lot of people they confuse कि maybe L'Oreal is the direct competition, Co Natural is the direct competition. So again, every segment is operating in their own SEC segmentation. हमारी जो the facilitation and the narration of the brand stands by that people should consume the local made brands. People should be focused towards the brand which are incepted and curated for their local use. So before that, of course, I have been seeing beauty business because I was heading e-commerce for Al Fatah as well for 2.5 years. तो वहाँ पे भी beauty को obviously एक segment के तौर पे देख रहे थे category पे, but working directly into niche, selling the beauty, understanding the consumer, इसके जो cons हैं, इसके जो pros हैं,
आपका किस तरह से टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, डिजिटल एस्पेक्ट किस तरह से इसके फेवर में है या नहीं है. सो आई थिंक इट्स बिन अ ग्रेट लर्निंग एंड आई डू फील कि आने वाले काफ़ी साल भी बहुत ज़्यादा लर्निंग के ही रहेंगे इन रिगार्ड्स ऑफ इनोवेशन, डिस्कवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन इसको कंबाइन करना विद द डिजिटल टूल्स. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा, साथ भी हम देखते हैं ट्रेडिशनली ना कॉस्मेटिक्स हमारे जहन में ये होता है कि एक सुपर स्टोर होगा और सुपर स्टोर में एक सेगमेंट बना हुआ है, वहाँ पे एक ख़वातीन डिफरेंट खड़ी हुई हैं, वो उन्होंने अपने कॉस्मेटिक्स को अप्लाई भी किया हुआ है और अशर्स जिसे हम कहते हैं डिफरेंट, और वही जो रिकमेंड कर रही होती है ना तो उसी पे आप जा रहे होते हैं. एक तो ये होता है हैविंग इन ई कॉमर्स सेगमेंट, वहाँ पे डिमांड को कैटर करना, वहाँ पे कस्टमर को एग्री करवाना एंड देन इन प्रोडक्ट्स की तरफ लेके आना. हाउ चैलेंजिंग इज़ दैट और कैसे आपने जो है इसको अबूर किया? So in my view, I think it is it's very challenging because skincare Pakistan में still it is not a very common concept. पाकिस्तान के अंदर post COVID एक tradition आया था where people were very bound towards health, fitness, self care, self love के बाद वहाँ से जो एक ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज या ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में आना, जिसमें काफ़ी नई चीज़ें हैं जो मैंने भी खुद सीखी यहाँ पे आके. हाइड्रोनिक है, आपके कोलेजन ट्रीटमेंट्स हैं, उसके बाद आपका नाइसिनामाइड है, किसका क्या पर्पज़ है, किस तरह के स्किन कंसर्न्स हो सकते हैं. एंड इन ऑल फेयरनेस यूजुअली आई डू फील कि इवन कंज्यूमर्स को भी ये नहीं पता कि उनको किस स्किन कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट लेना है. सो आपको एक टॉप फनल के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली हम सारी कॉमर्स की इंडस्ट्री से हैं, सो एक टॉप फनल के ऊपर या एक थ्योरेटिकल एजुकेशन बिल्ड करना कि प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी एंड प्रोडक्ट का जो एक साइकिल है कि आपको कितने अरसे तक प्रोडक्ट यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है. आई थिंक दिस इज़ स्टिल येट टू बी डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान. सो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी फॉर अस बिकॉज हमारे साथ यूजुअल केसेस ये होते हैं कि हम लेट से हमारा भी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है SPF जेल and then we have launched exfoliate powder which is for exfoliating your skin and all. अब ये चीज़ें लोगों को educate करना, first what the product is, secondly is it for you, and third who should use that and how should you use it. ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स हमें एक एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए नहीं दिखा सकते, तो इसकी फनलिंग करना, इसको रीटारगेट करना, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को दिखाना एंड साथ ही साथ इसकी सर्च पोल या SEO पे बहुत ज़्यादा काम करना. It becomes a very end-to-end journey because this is not something which usually a customer will plan to buy every month. This is basically a demand generated product. आपको इसकी डिमांड जनरेट करके आपको कंज्यूमर बनाना पड़ता है, उसको फिर रिटेन करना पड़ता है. ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त. मुझे ये बताइएगा कि वैसे मुझे भी अपनी लर्निंग हो रही है कि स्किन केयर इट्स आई थिंक डिफरेंट फ्रॉम कॉस्मेटिक्स. ठीक है, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि यार ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन नहीं, ये एक चीज़ नहीं, ये डिफरेंट है. इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल चेहरे के लिए कुछ और है. मैं अगर मड मास्क लगा रहा हूँ देन इट कम्स अंडर स्किन केयर, बट अगर मैं लिपस्टिक और नेल पॉलिश वगैरह की तरफ जा रहा हूँ तो देन इट्स अ कॉस्मेटिक आई थिंक. तो क्या हर ब्यूटी जो है वो स्किन केयर के अलावा कॉस्मेटिक वाली साइड पे भी डील कर रहा है, या अभी आपने उस नीश के अंदर ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है जो कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि डिमांड है लेकिन लोगों को खुद भी नहीं पता कि यार इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा. सो स्किन मार्केट या ब्यूटी मार्केट के अंदर यूजली 3 हेड्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एस्थेटिक मॉडिफायर्स, जिसमें लिपस्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लुक्स को थोड़ा सा इन्हांस कर दे, मॉडिफाई कर दे. उसके बाद जो क्लेम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्लेम करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप ये लगाएं, जिसमें हम काफ़ी देखते हैं शैम्पूज़ हैं, काफ़ी स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक सर्टन लेवल ऑफ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं. थर्ड्स आर फंक्शनैलिटी ड्रिवन प्रोडक्ट्स विच वी आर इन, and a lot of skincare brands are like Natural, all other brands. हम functionality driven products के अंदर we do operate that. Right now, the mantle and the vision for Her Beauty is to keep on expanding the lineup for and keep on innovating the products in skincare, which are more of functionality driven, which are more for the daily use. और आई थिंक पाकिस्तान में अब ये काफ़ी एक एजुकेशन भी आ गई कि इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर एस्थेटिक मॉडिफायर्स, उसके प्री एंड पोस्ट भी आपको अपनी स्किन को प्रिजर्व करना है टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर सोर्स इंटरनेशनली, उनके जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सारी रिसर्च है, इंटरनेशनल लैब्स हैं, वहाँ से वो फार्मूला क्यूरेट होकर यहाँ पे लोकली इम्प्लीमेंट हो रहा होता है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ आई एम ऑल्सो वर्किंग राइट नाउ टू educate with my team to the people कि these are not locally customized या locally private label या locally acquired products. इसकी सारी जो raw materials, सारी जो purchase everything that is on like international standards. अच्छा, एक चीज़ जो अगर ब्यूटी या कॉस्मेटिक्स की जहाँ स्किन की बात आ जाती है या किसी भी आपकी ऐसी चीज़ जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर एक बड़ा कंसर्न ये होता है लोगों का, यार कि मैं ख़रीद तो रहा हूँ, इज़ इट सेफ़, इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल तो नहीं है जो मुझे हार्म कर रहे होंगे या मेरी स्किन के साथ कोई रिएक्शन कर जाए. तो ये वाले कंसर्न्स को आप किस तरह एड्रेस करते हैं? दूसरा इसी के साथ एक और सवाल है, वो ये कि ये जो मार्केट है, आप इसका ट्रेंड किस तरह देख रहे हैं? मतलब इज इट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स गोइंग अप, या अगर अप भी जा रहा है सो इट्स स्टेडी ग्रोथ या इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है?
सो इसमें बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि यूजली जब भी हम कोई चीज़ स्किन या बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं वे वेरी टची कि किस तरह से चीज़ें आएंगी, किस तरह से उसका रिएक्शन आएगा, क्या वो फ़ायदेमंद है या क्या फ़ायदेमंद नहीं है। इन ऑल फेयरनेस जस्ट लाइक अ नॉर्मल ब्रांड हमारे पास भी क्वेरीज आती हैं कि हमने ये लगाया, क्या इज़ इट ओके, मुझे ये हो गया। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि अगेन एजुकेशन इज़ द मिसिंग एलिमेंट। अब आई हैव डेल्ट विद द क्वेरीज या कंप्लेंट्स कह लें या फीडबैक कह लें जहाँ पे कंज्यूमर्स ने कहा कि इस प्रोडक्ट आपके यूज़ करने के बाद हमें ये हो गया। सो वी डिस्कवर्ड दी यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट कि आपने इससे पहले क्या लगाया था। उन्होंने कहा हमने इससे पहले ये लगाया था। देन वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि जब आप इसके फ़ौरन बाद ये चीज़ अप्लाई करेंगे सो देयर आर चांसेस के रिएक्शन वुड अकर, देयर आर चांसेस कि आपको फॉर द टाइम बीइंग रेडनेस हो जाए या थोड़ा सा आपको एलर्जी हो जाए। और ऑल्सो वी डू सजेस्ट, और ये इट गोज़ फॉर एवरी ब्रांड, नॉट फॉर लाइक हर ब्यूटी बट फॉर एवरी ब्रांड के ज़रूर पैच टेस्ट करें। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है टोनर, उसका वी नेम एज एट गुड नाइट ग्लो, दैट्स एन एक्सफोलिएटिंग टोनर। अब उसकी एक क्वांटिटी है जो आपने अप्लाई करनी है। सो देयर आर सर्टन केसेस वेयर पीपल यूज्ड इट 3 times द रिकमेंडेड क्वांटिटी एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको अपने जो स्किन टोन को इवन करने के लिए करें। बट पीपल गॉट दैट, उनको हल्का सा एक फील हुआ रिएक्शन, बट वो सारा टेम्प्रेरी ही होता है। देन हमारे पास जो चीज़ें आती हैं देन वी हैव टू एजुकेट देम। बट मेरा ख्याल है इस जो मैंने रिटेल के सेक्टर में काम किया हुआ है, मैंने अपैरल के अंदर काम किया हुआ है, सो आई फील वहाँ पे आपको इतना एजुकेट नहीं करना पड़ता है कस्टमर को। यहाँ पे इन हाउस टीम के पास एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक विटामिन सी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है वो कलर उसकी चेंज होगा ऑक्सीडाइज जब वो होगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और मोस्टली अगर पाकिस्तान में आप स्किन केयर की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि यार जो स्किन केयर अच्छा ब्रांड है उसमें आपका ग्लूटाथियोन, नाइसिनामाइड, विटामिन सी इस तरह की चीज़ें हो तो वो कंसीडर करते हैं कि यार कोई अच्छा ब्रांड है। तो बट जितना डीप आज आपने बताया मेरे ख्याल से ये हमारे लिए भी बड़ा वो सीखने के लिए है कि यार इतनी सारी चीज़ें और इसमें है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये बताएं कि हम लोग बेसिकली ये सारी चीज़ें तो फैशन में आती हैं, फैशन कैटेगरी में आती है और हम लोग सबको पता है कि जी बहुत इसमें स्कोप है। तो जिस तरह भी इसका जहांगीर का सवाल था कि आप इसकी कंसिस्टेंसी क्या देख रहे हैं, मतलब इसमें क्या आप ग्रोथ इसकी क्या है, किस तरह से ये एकदम इसका ग्राफ किस तरह से एकदम ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है या कंसिस्टेंट है, और इन फ्यूचर आप इसको कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से देखा जाए 3-4 मौसम है, फिर हमारे जो एरियाज़ है वो बड़े डिफरेंट है। तो आप अब जिस तरह नॉर्दर्न साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे आप लोग इस चीज़ को कैसे कैटर करते हैं, कराची साइड पे कैसे कैटर करते हैं एरिया वाइज, तो इसको फिर आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। कंसिस्टेंसी वाइज देखा जाए आई फील कि कोई भी ब्रांड हो, नया स्टार्टअप हो या हर ब्यूटी हो, एक सर्टन लेवल के बाद आपकी जो कैक है या एक्विजिशन कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएगी और आपको कस्टमर को एक्वायर करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक यूजेबिलिटी है। फॉर इंस्टेंस अगर हम अपैरल पे बात करते हैं, इफ़ आई वांट टू आई कैन वेयर अ न्यू ब्लेजर एवरी डे इफ़ आई कैन अफोर्ड इट। लेकिन अगर मेरे पास एक परफ्यूम है, आई माइट नॉट कलेक्ट 10 परफ्यूम्स ऑफ द सेम नेचर। मैं एक रखूंगा, जब 50% हो जाएगा शायद आउट ऑफ लव मैं दोबारा ले लूँगा। सो इसका रिलेशन व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड एंड आई हैव लर्न कि इसका रिलेशन प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी से बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल द वे आई टारगेटेड कि अगर हमारा एक क्लिनजर है, फेस वॉश है, उसकी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप उसको ट्वाइस अ डे यूज़ कर रहे हैं सो आपका 30 डेज़ में वो एंड हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि मेरा जो कस्टमर है वो आफ्टर 25 डेज़ वो कंसिडर करे परचेज़ को। अब इसमें ग्रोथ को कैप करने के लिए वी एज अ ब्रांड वी डिड मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़। हमने उसकी एक्सटेंशन ऑफ इनोवेशन कर दी, हमने उसके मिनी वर्जन्स लॉन्च किए कुछ प्रोडक्ट्स के, कुछ के एक्सटेंडेड कलर्स लॉन्च कर दिए। जैसे हमारा एक फेमस है ओसो चेरी, दैट्स अ मेकअप रिमूविंग बाम, हमने ओसो हनी लॉन्च कर दिया। ओसो चेरी की एक सर्टन ग्रोथ थी, लेट्स एज्यूम कि वो मंथली 5000 यूनिट्स दे रहा था और वो कैप पे आ गया था और डिप्लीट हो रहे थे उसके पीछे जो हम अमाउंट इंक्यूबेट कर रहे थे। जब हमने नया वेरिएंट लॉन्च किया तो इन टोटलिटी पुराने वेरिएंट की प्राइस भी ऊपर गई, सेल्स ऊपर गई और नए वाले की भी गई। तो हमें एक ही वेरिएंट के एक्सटेंडेड 2 वेरिएंट उसके डिज़ाइन के हमें को 1700 यूनिट्स जो हैं वो क्रिएट हो गए थे 7 टाइम, यानी कि उसका आप कह लें कि उसका 70% एडिशनल जनरेट हो गया था। सो आई थिंक इसमें इनोवेशन और रेनोवेशन ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप साथ साथ, जैसे अगर आपने उसको फ्रेगनेंस फ्री कर दिया हुआ है तो दैट्स अ न्यू कैच। अगर आपने उसको रोज़ के बजाय आपने उसके अंदर कोई और फ्रेगनेंस ऐड कर दिया या आपने कोई और उसके अंदर लेटेस्ट कर दिया कि ऑफरिंग दिस नाउ विद दिस, तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सटेंड इट। सेम प्रोडक्ट आई डू फील एज वेल कि वो थोड़ा एक अरसे बाद स्टैग्नेंट हो जाता है। अच्छा, जैसे आपकी जो प्रोडक्ट है, आई एज्यूम, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो ज़्यादातर यंगस्टर्स या वो जो जेनजी वाली आवाम है वो इस्तेमाल करती होगी, तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इस वक्त आप करंटली अपने जो ब्रांड्स हैं उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और आउट ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ सेल्स?
So you're absolutely right. The packaging and the whole the overall stanza of the brand ये काफ़ी Gen Z को बहुत अट्रैक्ट करता है. So हमने multiple platforms के ऊपर हमने TikTok Shop पे Meta पे और different YouTube पे किया. But I think most promising till now is Instagram. I think Meta के ऊपर भी 70% we do get from Instagram. वहाँ पे पॉपुलेशन एनालिसिस पे देन आई डिग डाउन इनटू द डिटेल्स. सो आइडिया हुआ कि अंडर 34 जो है एज के लोग 18 to 34 कंबाइन कर दें, दे आर मोर प्रोन टू इंस्टाग्राम, और वहाँ से दे मेक देयर परचेज डिसीजन. फेसबुक के ऊपर येस वी डू गेट दैट. टिकटॉक के ऊपर आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट मोर डिटेल्स इनटू इट, लेकिन टिकटॉक के ऊपर हमें ट्रैफिक अच्छा आ जाता है, बट डायरेक्ट कन्वर्जन आर वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू दी ओल्ड प्लेटफॉर्म. अच्छा, ऑलमोस्ट हर बंदे ये कह रहा है कि ट्रैफिक आ रहा है बट कन्वर्जन जो है ना नहीं आ रही. अच्छा, मैं इसमें आपकी जो कैटेगरी है ना बड़ी ज़रा थोड़ी सी अच्छी भी है, लेकिन उसमें मसले मसाइल भी है. थोड़े मसले मसाइलों की तरफ आते हैं. रेप्लिका कैसे डील करते हैं? फायज़ा ब्यूटी क्रीम 22-31-90, फायज़ा ब्यूटी क्रीम 22-31-90, तो वो तो बाकायदा अपने स्लोगन के अंदर उन्होंने डालना स्टार्ट कर दिया. यार BNB की बात की. BNB के पिछले को 3 साल में ना 30,000 पेजेस ब्लॉक करवा चुके हैं BNB वाले, और अब वो तंग आ गए उसमें, अब नहीं करना हमने. और हाँ, हो गया, अब नहीं. फेसबुक पे यार कंप्लेनिंग कर करके थक गए हैं, और उनको मैंने कहा था अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बेचो. आपके जितने रेप्लिका और फेक पेजेस BNB के हैं ना, फेसबुक की तारीख में शायद इतने किसी और के नहीं होंगे. और अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी आई है जो BNB का नाम लेके वो यूज़ कर रहे थे. वो कोई बंदा BNB और बहुत सारे और ब्रांड की चीज़ों को बना रहा है, रेप्लिका बना रहा है. हाँ, तो वो ये हैदर वाली जो बात है, इस चीज़ में बेसिकली 2-3 मेजर चीज़ें हैं इस पार्ट में. सबसे पहले तो एक आपका डायरेक्ट नाम लेके आपकी चीज़ें लोग बना रहे हैं और मार्केट में बिक भी रही हैं, रिटेल में बिक रही हैं, फिर उसके फेसबुक पेजेस भी बन रहे हैं और वो बेच रहे हैं. दूसरी ये चीज़ है कि यार लेट्स सपोज मैंने आपकी क्रीम मंगाई और मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखे और मैंने उसका अपने नाम से एक रेप्लिका बनाना शुरू कर दिया. मेरे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है या कोई अप्रूवल्स वगैरह नहीं है, तो उसके लिए क्या पार्ट है आपके एंड से, क्या होता है? और अगर किसी नए बंदे ने आने हैं एंड उसके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है या इतना सरमाया नहीं है, बट उसको अपनी स्किन केयर की चीज़ों को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए इस बिज़नेस कैटेगरी को एक्टिवेट करने के लिए, ऑन करने के लिए रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी तरफ से? श्योर. ये अगेन इट वाज अ वेरी रिलेटेड क्वेश्चन. देखें, इसमें ये है कि ये इंस्टेंस मैंने भी फेस किया हुआ है इन द अर्ली स्टेज 2023. सो आवर वेबसाइट इज़ जॉइन हर ब्यूटी, दैट्स आवर ट्रेडमार्क, जो हमारे हर पैकेजिंग के ऊपर भी है. सो एक और वेबसाइट थी जिस पे आई डोंट नो बट इट हैड हर ब्यूटी इन इट, और उसके जो प्रोडक्ट्स थे, उसकी जो कलर पैलेटिंग थी वो काफ़ी सिमिलर थी. कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है और चीज़ें हैं, सो हमने उसको कंट्रोल करके वेबसाइट को बंद कर दिया. सो आई फील कि येस, जो मैस के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गोल्डन पर्ल आ जाता है, फाइज़ा ब्यूटी आ जाती है, गो नेचुरल है, जो बहुत मैस पे डील कर रहे हैं, प्राइस पॉइंट और इन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना मुश्किल है. सो उनका जो मॉडल होता है दैट इज़ FOB, या हम उसको ट्रेड मॉडल कह सकते हैं, कि वो ट्रेड पे करते हैं, कि वो एक सर्टन प्राइस पे दे देते हैं. आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसका काम है वो उसको कितना मार्जिन रख के देता है. सो हमारा मॉडल ये है कि वी आर ऑन FOB डिस्ट्रीब्यूशन. हम अपने कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन से कंट्रोल्ड जो हमारे हैं रिटेलर्स हैं या ई-टेलर्स हैं उनके तक ही जाता है. हमारे साथ प्राइस का ये प्रोडक्ट फेक का तो नहीं, हमारे साथ ये हुआ था एक दफ़ा कि हमने किसी रिटेलर को सर्व किया था, उसने आगे से अपनी किसी एंटिटी को सर्व कर दिया था. तो लेकिन वो इमीडिएटली हमें पता लग गया व्हेन वी वर मैचिंग द रिवर्स प्रोसेस, तो हमने उसको रिमूव करवा दिया था कि यू हैव टू साइन अ NDA एंड अ JBP. सो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काफ़ी कंट्रोल और कंप्लाइंस रखा हुआ है. और दूसरा जो रेप्लिकेशन का है, since I'm working in the company, I do feel it will not be an easy job for anyone, because हमारे जो again raw materials हैं, even if you try to do a little bit of छेड़खानी, उनकी consistency, उनका टेक्सचर, उनका जो कलर है वो सारा दैट विल बी डिस्टॉर्टेड. सो अगर आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ अगर आप एक कॉपी रखेंगे, सो दैट विल डेफिनेटली वो आइडिया हो जाएगा. यूजेज तो डेफिनेटली आई डू फील कि उसमें साइकोलॉजिकल पार्ट भी लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इन द लुक एंड फील दैट्स वेरी आइडेंटिफाइड, वो पता लग जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. और सॉरी, मैं अगला क्वेश्चन भी आंसर कर देता हूँ. जी. कि अगर एक बंदा ब्रांड को लॉन्च करना चाह रहा है, स्पेशली स्किन के, अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रूम है. इट्स बहुत रूम है. मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अभी बहुत सी मार्केट है जिसको जो अनटैप है, इसके अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो भी अनटैप हैं. और मेरा ख्याल है कि दी एडवाइस और द सजेशन और आई थिंक द रिकमेंडेशन वुड बी द राइट थिंग. क्लिनजर इज़ द कैटेगरी विच कैन नॉट गो रॉन्ग इन द स्किन केयर. कि फेस वॉश है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द स्किन केयर. यू बेयरली विल हेयर कि यार मैंने मुँह धोया इसके फेस वॉश से मुझे कोई रिएक्शन हो गया, कभी भी नहीं होगा. आपको ज़्यादातर रिएक्शन होते हैं सिरम से, अगर वो साइंस बैक ना हो. टोनर्स इज़ अ सेंसिटिव प्रोडक्ट, देन मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो भी थोड़े सेंसिटिव. बट क्लिनजर आई फील के जिस तरह से एक मार्केट एक्सपैंड हुई है, फेस वॉशेस, क्लिनजर, इट्स अ ईजी गो फॉर एनीवन टू कम एंड इन्वेस्ट. सही, ज़बरदस्त. अच्छा, देखें बात ये कि यहाँ पे ना फिर मेरे ख्याल है ऑनलाइन का एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर आ जाता है कि
एक नंबर प्रोडक्ट खरीदनी है ना, तो हो सकता है रिटेलर के पास या वो दुकानदार 2 नंबर लेके बैठा हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन से मंगवा रहे हैं, हर ब्यूटी की वेबसाइट से मंगा रहे हैं, तो चांस ही नहीं है कि 2 नंबर होगा, ठीक है। बट आप जिस तरह कह रहे हैं कि हाँ, अगर आप इस कैटेगरी में कूद रहे हैं तो आप तैयार रहें, अगर आपकी प्रोडक्ट हिट हो जाती है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर भी बनेगा। यार मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूँ, मेबलिन का एक काजल था, 650 रुपये का मिलता था, वो येलो सी पैकिंग के अंदर आता था। उस टाइम पे वो प्रमोशन भी बहुत अच्छी कर रहे होते थे, उसके अंदर करीना कपूर को ले रहे होते थे, या जो भी नई एक एक्ट्रेस आ रही होती थी उसको ले रहे होते थे, क्योंकि मेबलिन है भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट, तो वो किसी को भी मतलब जो है ना, वो इवन बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं से भी किसी भी सेलिब्रिटी को ले लेते थे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब मेरे लिए शॉकिंग था, मुझे याद है हम बोल्टन मार्केट गए, आज से 2017 की बात है। बोल्टन मार्केट गए, वहाँ पे एक दरवाज़ा नुमाना एक जगह थी, वहाँ से अंदर गए तो मार्केट हम देख के हैरान रह गए भाई। अंदर लिफ्टें लगी हुई थी, लिफ्टों से नीचे गए किसी तय खाने में, और वहाँ गए तो वहाँ समंदर था कॉस्मेटिक्स का, वो पूरा कॉस्मेटिक का समंदर। और वो 650 रुपये का जो उस टाइम पे मेबलिन का काजल मिल रहा था, 30 रुपये का होल सेल पे वो दे रहे थे, एंड इट वॉज अ रेप्लिका। बट आप यकीन माने कि एक एक चीज़ कॉपी हुई हुई थी उसकी, आप पहचान ही नहीं सकते थे कि यार ये असल है या नकल है। और इसीलिए आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, आप किसी करियाने स्टोर पे जाते हैं तो कोलगेट की जब टूथपेस्ट ले रहे होते हैं तो देखने में वैसी ही लग रही होती है, लेकिन उसकी वही अगेन अगर थोड़ी सी गौर से अगर आप उस चीज़ को देखें, आप उसके बार कोड पे देखें। यार वो आप जो क्या नाम था उसका, इकरारुल हसन जी। उसके आप वो सरेआम के प्रोग्राम देख लेना तो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर भरे पड़े हुए हैं। यार लोग यहाँ पे घरों में बैठ के पेप्सी बना रहे हैं, कोक बना रहे हाँ हैं, जी सर बिल्कुल, बना रहे हैं। कोक बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं क्यों बाइकआउट कर रहे हैं, आपके पठान के घर में बन रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको इसका, तो अगर आपकी प्रोडक्ट हिट हो गई तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा, इसके लिए लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो कहती हैं भाई रेप्लिका भी मैं ही बना लूँ मेरे से ही ले लो रेप्लिका। याद है आप बता रहे थे वो कोई एक कपड़ों का ब्रांड था, तो वो तंग आ गया बैन करवा के, उसने कहा भाई मैं ही बना लेता हूँ ये तो रेप्लिका। तो ये एक मार्केट है जो हमेशा से रहेगी, ग्रे एरिया है जो हमेशा से रहेगा, लेकिन क्योंकि स्किन के प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे बिकता ट्रस्ट है। इनको भी मैं, अब मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही है कि आप बताएं कि इन्फ्लुएंसर किस टाइप का यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो होता है कि इंस्टाग्राम का सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, और एक होता है कि वो डॉक्टर, स्किन के स्पेशलिस्ट। आपको तो इस किस्म के इन्फ्लुएंसर चाहिए होंगे, तो किस किस्म के इन्फ्लुएंसर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं? सो आई थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्किन केयर ख़ास तौर पे मुझे लगता है वैलिडेशन के बगैर ना उसकी एक अफर्मेशन देना बहुत मुश्किल है। नैनो जो हैं इन्फ्लुएंसर, आई थिंक दे वर्क वेरी फाइन, जो एक कैंडिडेट कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट है, उसमें ना बेसिकली अगेन मैंने इसको रिसर्च भी जब किया तो पाकिस्तान मार्केट, इसमें भी एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बड़ा अनकैप या अनटैप एरिया पड़ा हुआ है। बायर इंटरनेशनल देयर सो मैनी कंप्लाइंसेस, देयर सो मैनी थिंग्स जो आपको करनी पड़ती हैं कॉन्ट्रैक्ट कर। यहाँ पे लोग खुद भी एक पॉपुलैरिटी या एक एसोसिएशन विद द ब्रांड या एक इन्फ्लुएंसर करियर का स्टार्ट लेना चाहते हैं कि यार हम भी एक उसके ऊपर कोई एक इन्फ्लुएंसिंग बॉडी बन जाएं। आई थिंक मेरे नज़र में, और जो मैंने ब्रांड्स को देखा है, जो एक कैंडिडेट कंटेंट है, एक रिव्यू की नज़र में जो आता है या एक फीडबैक की जो पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, उसके अंदर एक अफर्मेशन ज़्यादा आ जाती है रादर देन कि अगर आप एक बिग उसको रखें सेलिब्रिटी को। इसमें एक थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर तो आपकी इंडी ब्रांड है, विच मीन्स एन इंडिपेंडेंट कंपनी, लाइक स्टार्टअप कह लें उसको, या एक न्यूली इन्वेस्टेड, आई थिंक दे शुड ऑलवेज इन्वेस्ट मोर ऑन इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली मिड टीयर एंड द नैनो वन। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स यूजुअली काम करती हैं विद वेरी बिग, और वो टेक्निकली आपको ये कन्विंस करने के लिए नहीं होती कि इसकी यूजेबिलिटी है। जैसे मार्केटिंग गिमिक है, येस वी कैन हैव दैट पर्सन विद अस। सो आई डू फील यूजेबिलिटी और वैलिडेशन के लिए नैनो इन्फ्लुएंसर्स या मिड टीयर मैक्स, दे वर्क फाइन। अच्छा गाइज, ये तीसरा ब्रांड है जो कह रहा है कि नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करें। अगर आप हमारी बैठक्स को फॉलो कर रहे हैं तो देख लें, एक के बाद एक चीज़ वैलिडेट हो रही है हर बंदे की। अच्छा, नैनो इन्फ्लुएंसर होता क्या है ये भी बताया चलें। नैनो इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? वो जिनके थोड़े फॉलोअर्स हैं, ठीक है, लेकिन एक नीश है अच्छी, और वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। देखिए, नैनो इन्फ्लुएंसर कामयाब क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा होता है, वो स्ट्रगलिंग फेज के अंदर होता है, और इसलिए वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर वैसी जान मार रहा होता है। उसे कंटेंट अच्छा भी बनाना है, उसे प्रोडक्ट की प्रमोशंस भी चाहिए, वो आपके बजट के, अच्छा यहाँ मेरा ख्याल है बजट का मसला नहीं होगा। अगर एक इन्फ्लुएंसर अच्छा है, उसकी फॉलोइंग अच्छी है, और वो मैसेज भी सही कम्युनिकेट कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल ब्रांड्स को मसला होता है स्पेंडिंग में। लेकिन मसला ये कि वो जान उतनी नहीं मार रहे होते जितने नैनो वाले मार रहे होते हैं। अच्छा, नैनो में एक चीज़ बेसिकली और भी है भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जो स्पेसिफिकली देखते हैं कि यार वो किस तरह की एडवर्टाइजमेंट या किस तरह की पीआर ले रहा है।
अगर उनकी एक ही ब्रांड की या एक ही तरह की एक ही कैटेगरी की है तो उसने अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर ली और ट्रेन कर ली है कि यार उसकी ऑडियंस किस तरह की चीज़ें उसके देखना पसंद करता है, ठीक है, या किस तरह की चीज़ें उसके हिट हो रही हैं। और अगर वो कंटिन्यूसली वो एक ही कैटेगरी को प्रमोट करते जा रहे हैं तो उसका मतलब कि ऑडियंस से रिस्पॉन्स भी आ रहा है उसको, तो उसके नंबर वाइज या वो सब चीज़ें उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी कंसिस्टेंसी किस चीज़ के ऊपर है या वो किन चीज़ों के ऊपर किन कैटेगरीज के ऊपर स्पेसिफिकली अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं। एक और चीज़ जो अभी हम ना दुबई मार्केट के लिए इन्फ्लुएंसर्स देख रहे थे, तो वहाँ हमने एक अजीब सी चीज़ देखी। इन्फ्लुएंसर ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ प्रोमोटेड कंटेंट लगाया हुआ है, सिर्फ ब्रांड का कंटेंट जी, जो जिसमें सिर्फ प्रमोशन है, उसकी अपनी लाइफ कहीं नहीं है, अपनी कोई चीज़ नहीं है। मतलब वो ना फिर एक आपको फेक लगना शुरू हो जाता है, यूज़र्स उससे कनेक्ट नहीं करते। आपको इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि यार उस इन्फ्लुएंसर का कितने ड्यूरेशन में पेड कंटेंट आता है या प्रमोशन आती है, उसके प्रमोशन पे कितना इंगेजमेंट है, उसके दूसरे कंटेंट पे कितना इंगेजमेंट है, और वो किन ब्रांड्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। जैसे उमर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं कि स्किन केयर के साथ भी कर रहे हैं, रियल एस्टेट के साथ भी कर रहे हैं, उन्होंने जी पेप्सी के साथ भी कर लिया, उन्होंने टपाल के साथ भी कर लिया, उन्होंने जी दूसरे किसी ब्रांड के साथ भी कर लिया। तो वो खिचड़ी बनी हुई है एक ब्रांड्स की ना, वो किसी एक नीश के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर रहा। तो उसका जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनसे उस तरह से कनेक्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन जिसने अपने आप को एक फील्ड के अंदर, एक नीश के अंदर इस्टेब्लिश किया होता है ना, तो लोग उससे फिर आके कनेक्ट भी करते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अगर दूसरे एंगल से देखूं, लगता है दुबई में काम ही इतना है कि भाई वो हर वीडियो जो है ना प्रमोशन की डाल रही है। अपनी जिंदगी में से काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके अंदर एक और मजे की बात, अब जिस भी इन्फ्लुएंसर से उससे बात हो रही है वो हमें बताते हैं जी मेरे पास लाइसेंस है। अच्छा, लाइसेंस भी है भाई। आपने इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी वहाँ पे लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बगैर आप इन्फ्लुएंसर्स और वो वाला काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वैसे लाइसेंस तो नहीं, वो टैक्सेशन में जरूर आ जाएगी, इन्फ्लुएंसर में भी अगले साल टैक्स लगा यार मेरे ख्याल से ना वो इन्फ्लुएंसर से वापस आते हैं, मेरे जहन में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, कि हर ब्यूटी अगर इतनी जगह पे मार्केटिंग कर रही है तो व्हाट अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग? क्या आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं? इफ यस देन व्हाट्स द क्राइटेरिया टू ज्वाइन हर ब्यूटी एफिलिएट मार्केटिंग? मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो केमिस्ट्री है ना, जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इट शोज़ कि हम सारे ही इस लैंडस्केप को बड़े अच्छे से समझते हैं। और ये जो भी मैं क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ या क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, ये सारे बड़े रैंडम और बड़े आई वुड से कि ये एक थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं और हमने ये देखा हुआ है। सॉरी, ओके, सो अब हमारा जो अब सॉरी, ये एक आदत बनी हुई है, जो भी आता है वो हमें बताना पड़ता है, सब टाइम हम खुद भूल जाते हैं। नहीं, सो अब इसमें सिचुएशन ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अभी हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने स्टार्ट भी कर दिया हुआ है। पिछले साल हमने इस पे किया था। सो व्हाट वी डू इज़ कि वी जनरेट डिस्काउंट कोड्स। हम अगेन प्लेटफॉर्म शॉपिफाई के डिस्काउंट कोड्स बनाते हैं और हम एक अच्छी पूल इकट्ठी करके, अगेन उनका क्राइटेरिया ना फॉलोवर्स है, ना उनका क्राइटेरिया ये है कि उनकी कोई अच्छी एक ब्रांड एसोसिएशन पहले होनी चाहिए। It's technically a two-way promise. They will be rewarded with some sort of incentive, and then obviously we will use their content on the paid advertisement as well. इसके अंदर हमने अभी different initiatives लिए। अभी हम एक student ambassador program लम्स में और LSE में very soon हम start करने लगे हैं कि जो वहाँ के आप कह लें कि टीम लीडर्स हैं, जनरल पॉपुलेशन है, so they can have this opportunity as well. Plus all those इन्फ्लुएंसर्स जो चाहते हैं कि उनकी एक कंटिन्यूटी रहे ब्रांड के साथ, सो विल सेंड देम आवर प्रोडक्ट्स। वो उसके ऊपर अपना रिव्यू देंगे। उस रिव्यू की बेस के ऊपर उनको एक कोड दिया जाएगा कि इफ़ समवन यूजेस माय कोड, उसको एडिशनल 5% या जो भी उस वक्त फ्री शिपमेंट एक कैच दिया जाएगा। द रेशियो दैट गेट्स कन्वर्टेड, उसकी बेस के ऊपर उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ही है, फिर हम खुरम भाई की तरफ भी आते हैं। अब वो ये कि स्लोगन्स, जिंगल्स और इस किस्म की जो एक टैग लाइन्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है? इस तरह ओलिविया शुक्रिया, ठीक है, वही वो फ़ायदा गोल्डन पर की, फिर क्रीम्स, तो वो अक्सर मैंने देखा वो इस किस्म की चीज़ें क्रिएट करते हैं ताकि दुकान पे जाएंगे ना एकदम से दिमाग में आएगा हाँ यार वो एक होती है ब्रांड रिकॉल, एक होती है ब्रांड रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन हमेशा तभी आएगी जब आप रिकॉल वाला एलिमेंट क्रिएट करें। तो ये ओलिविया शुक्रिया और इस तरह की चीज़ें करने से तो वो ना एक वो लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को भी क्रिएट करना कि ब्रांड की रिकॉल आए और उसको फिर जब हम किसी शेल्फ पे पड़ा हुआ देखते हैं, मेरे सामने 3 डिफरेंट, मतलब मैं अल-फतेह में जा रहा हूँ, अगर लेट्स सपोज इम्तियाज़ में जा रहा हूँ, कॉस्मेटिक का सेक्शन आ गया, ओलिविया का भी लगा हुआ है, लोकल भी लगा हुआ है, गोल्डन पर्ल भी है, फिर लॉरियल भी है, फिर हर ब्यूटी भी है। तो वहीं पे उस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा
सेंस जाए, क्योंकि मैंने वो रिकॉल वाला और रिकग्निशन वाला मैसेज है। तो इसको कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप? मेरा ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा, जो आप कह लें कि एक रिकॉल एलिमेंट है, दैट इज़ क्लीन एंड काइंड ब्यूटी, विच मीन्स कि इट्स टॉक्सिन फ्री, इट्स पैराबिन फ्री, इसके अंदर कोई एनिमल टेस्टिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं की गई, जो ऑफ कोर्स कुछ कंपनी शायद करती भी हों। सो हमारा स्लोगन है क्लीन एंड काइंड। सो अभी भी स्पेशली जब जो हमारे प्रोडक्ट की टारगेट ही आप कह लें कि जेन जी या मोर इन द यंग डायनामिक्स है, एंड ऑफ कोर्स वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक सेग्रीगेशन के हिसाब से एक्सपैंड करती है। लॉट ऑफ पीपल दे आर अट्रैक्टेड, और हमने जो सर्च वॉल्यूम भी देखा, दे लुकिंग फॉर क्लीन एंड काइंड प्रोडक्ट्स। हमने वहाँ से ही अपने, जब हम इस ब्रांड को इंसेप्शन में ला भी रहे थे, सो दैट वाज वन ऑफ द एलिमेंट टू मेक श्योर कि हमारा जो ब्रांड का स्लोगन है दैट शुड हैव एन एग्जिस्टिंग डिमांड इन द मार्केट, कि आपकी क्या लोग ढूंढना क्या चाह रहे हैं। कि एक होता है कि लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी लोग प्रोडक्ट नहीं लेने निकलते, वो सोल्यूशन लेने निकलते हैं कि यार मुझे एक अच्छी जैकेट चाहिए। अब अच्छी जैकेट कहीं की भी हो सकती है, मुझे एक अच्छा परफ्यूम चाहिए, वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है। वी वांटेड आवरसेल्फ टू बी एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट पीपल आर लुकिंग। सही, ज़बरदस्त। खुरम भाई, अब आपकी तरफ आते हैं ज़रा। कॉस्मेटिक से निकले, हमें काफ़ी कुछ वैसे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मुझे बताएं क्या आपका ब्रांड है, इंस्पिरेशन क्या थी, क्यों आपने इस शू वाली कैटेगरी की तरफ ही आए हैं, और क्या क्या प्रोवाइड करता है, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है वो आईटी से है, सॉफ्टवेयर हाउस है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो ई कॉमर्स, जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें वन ऑफ देम पाकिस्तान में पॉपुलर है सैगल मोटर्स। ठीक है, उसको हम साथ फ्रॉम सैगल हाँ, मोटर्स। साथ फ्रॉम सैगल मोटर्स। हाँ, तो उनको जितनी भी ईआरपी की सर्विसेज थी, जो भी आईटी सर्विसेज थी, वो फिर उनके साथ काफ़ी गैदरिंग थी, तो इस वजह से थोड़ी सी इंस्पायरेशन ई कॉमर्स की वो भी थी। प्लस कुछ और भी क्लाइंट्स थे। फिर कोविड के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि सारे कोविड के अंदर जो है ई कॉमर्स की तरफ मूव किए थे, तो फिर हमने उस टाइम एक ब्रांड लॉन्च किया एफ किक के नाम से। ठीक है, तो उसके अंदर हमारी इंस्पायरेशन, क्योंकि हमें खुद ज़रा शूज़ पसंद थे, इस वजह से थोड़ा सा उस तरह के ब्रांड्स को देखते थे और उस तरह की चीज़ों को एनालिसिस करते थे कि ये ब्रांड्स कैसे वर्किंग कर रहे हैं और इस तरह। तो फिर इसलिए हमने एक शूज़ ब्रांड को स्टार्ट किया। और आई थिंक कि जो मैं ई कॉमर्स के अंदर चीज़ें देखी हैं कि शूज़ ब्रांड की इन्वेंट्री और ये वो चीज़ें एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, जैसे स्किन केयर की बात कर रहे हैं, तो वो शूज़ के अंदर वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इन्वेंट्री को मैनेज करना, और ये वो चीज़ें जो हैं शूज़ के अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। चलिए शूज़ के ऊपर तो हम आते हैं, दोनों हमारे पास शूज़ के अच्छे लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहला सवाल कि आप एजेंसी भी चला रहे हैं और आप ब्रांड भी चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। फ़ायदा किस में है पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए? सर्विस ई कॉमर्स भी हो, हाँ, सर्विस ई कॉमर्स भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट ई कॉमर्स भी कर रहे हैं। अब बेसिकली इसका मकसद आपकी कमाई जानना नहीं है, इसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और वो इस टाइम शायद एक कन्फ्यूजन में है कि यार हम सर्विस वाली साइड के ऊपर जाएं, ठीक है, या हम अपनी कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनाएं या किसी को नीश को बनाएं और उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करें। अच्छा, सर्विसेज के अंदर ना आपके ऊपर डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। लाइक डिपेंडेंसीज इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक एक क्लाइंट है, आप उसको गाइड करते हैं, वो आपकी गाइडेंस को एग्री करता है या नहीं करता, उसको किस लेवल तक आप देख रहे हैं, वो किस लेवल तक देख रहा है, ये डिपेंडेंसीज आपको सर्विसेज में ऑब्वियसली आती हैं। ठीक है, और कई जगह पे आपको ऐसे आइडियाज़ आ रहे होते हैं या आप इस चीज़ को मिस कर रहे होते हैं कि यार अगर ये मेरी ये बात मान जाता तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा ग्रोथ करती। ठीक है, सर्विसेज एंड पे ऑब्वियसली आपको जो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था आने का सर्विसेज में, क्योंकि कोविड में एकदम सर्विसेज एंड ज़ीरो हो गया था। ठीक है, वो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, कोई भी थे, वो हमारा सर्विस एंड ज़ीरो हो गया था। तो उस टाइम फिर ये हमारा आइडिया था कि हमारी एक इनकम ऐसी भी होनी चाहिए जो कम अज़ कम हमारे कंट्रोल में हो। ये सर्विसेज एंड जो है वो क्लाइंट के कंट्रोल में है। क्लाइंट आपसे कौन सी सर्विसेज ले रहा है, उसको एक्सटेंड की तरफ लेके जा रहा है, उसको डाउनग्रेड करता जा रहा है। अब जैसे मैं आपको सैगल मोटर की बात करता हूँ, तो ये स्टार्टिंग के ऊपर हमने इनको बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी, बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन आहिस्ता 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 जब उनकी सारी चीज़ें डेवलप होती गई तो चीज़ें माइनस होती गई। अब जो चीज़ें हैं सिर्फ मेंटेनेंस की हद तक है, कोई बग आ गया, कोई चीज़ नहीं ऐड ऑन कर रहे हैं, कोई नया मॉड्यूल बना रहे हैं, तो उस हद तक है, लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो मेन अगर आप, मेरे ख्याल से अगर आपके पास स्किल है तो आपको दोनों चीज़ें करनी चाहिए। उस टाइम ये मुझे सोच आई जब मैं कोविड में था कि अब सर्विसेज तो ज़ीरो हो गई, अब मैं व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करना चाहिए। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा कि कुछ आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, जिसको आप एक अलहदा लेके चल रहे हैं और सर्विसेज को आप अलहदा लेके चल रहे हैं। तो ये मेरा मेन जो था। अच्छा, अपना ब्रांड का नाम बताएं और थोड़ा सा वेबसाइट का भी बताएं, ताकि अगर किसी ने थोड़ा। ब्रांड नेम हमारा fkick है, fkick.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है। और जो डिफरेंट आपने कहा था कि बाकी ब्रांड से डिफरेंट क्या है, तो हमारा जो मेन वर्किंग का जो भी हम स्टाइल चला रहे हैं उसके अंदर है हमारा प्राइस। हम वही जो लाइक
जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो चीज़ आपको मार्केट में या शॉप्स में या जैसे आपके ऑनलाइन ब्रांड्स हैं वहाँ पे जो चीज़ फॉर एग्जांपल 10,000 में मिल रही है, हम उसके अंदर कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उसको लो बजट में लेके आएँ। लाइक जैसे अभी लोग लेदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लेदर की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है कि लोगों की उतनी बाइंग पावर ही नहीं रही। तो हम वही चीज़ें, वही आर्टिकल्स, वही डिज़ाइंस को हम रेक्जीन में मूव करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर कुछ कम बजट वाले भी लोग हैं वो वही स्टाइल आपके रेक्जीन में या कम बजट में भी उसको कॉस्ट तो काफ़ी कम हो जाएगी कॉस्ट फिर उसमें। कम तो आप इसमें फॉर्मल शूज़ की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा, लेदर की आपने बात की, मैं हमको बता चलूँ, अगर आप दुनिया के स्टैट्स भी देखें ना, उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग शूज़ जो हैं वो लेदर के ही आते हैं, उस कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। ऐसे ही। तो दुनिया में अगर देखा जाए तो इसकी एक बहुत हाई डिमांड है। वैसे कहते हैं मर्द अपने ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो खर्चा नहीं करते, लेकिन कहीं लेदर शूज़ आ जाए ना तो वो अपने आप को रोक भी नहीं सकते फिर, ठीक है। तो ये कैटेगरी, ये नीश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोर्सिंग कहाँ से करें, बनवा कहाँ से रहे हैं, और कैसे फिर आप इसकी पैकेजिंग वगैरह कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे साथ स्टार्टिंग के ऊपर तो हमने आउटसोर्स वेंडर्स वगैरह फाइंड आउट किए, तो फिर उसके बाद जो है जो अगेन अगर आप भी शूज़ इंडस्ट्रीज हैं तो आपको पता है इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि सारे हैंडमेड है और कमिटमेंट इसमें ज़ीरो है। किसी भी आप जहाँ पे चले जाएंगे फैक्ट्री एंड पे तो उनकी कमिटमेंट ज़ीरो है। तो फिर एट द एंड पहुँचते पहुँचते हमने एक इन्वेस्टर के साथ इन्वेस्ट किया कि जी आपने इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड करना है और सिर्फ हमारे साथ ही एंगेज रहना है। उसके साथ बाउंड कर दिया उसको कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी वो हमारे ही ब्रांड की होगी, और उसके बाद जो है कोई भी जो है इसके अंदर आप किसी आउटसोर्स को ये नहीं दे सकते। तो हमने इस तरह इसको कंट्रोल किया हुआ है इन्वेस्टमेंट करके। ज़बरदस्त। तो कितना ऑर्डर आप देखते हैं कि कितना स्केल कर पाए हैं? 4 साल हो गए तकरीबन आपके ब्रांड को, 4 साल हो तो खुश हैं आप इसके उसे मैं भी अब प्रोडक्ट्स भी उमर भाई दिखा रहे थे, बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। डिज़ाइन आपने बहुत अच्छे माशाल्लाह जो है वो बनाए हुए हैं, तो देख के पहनने का तरीका, ऐसे ही। प्राइस रेंज है यार। अब यही मेन चीज़ सीरियसली वाकई यार 2000 वाला भी लोकेशन देख रहे हैं अभी हम ना, तो मेन हमारा फोकस ही ये था कि हमारी क्योंकि रिसर्च वर्क था, हम डिफरेंट ब्रांड्स को रिसर्च करते थे, उसके अंदर किस तरह के आर्टिकल्स को पसंद किया जा रहा है। आजकल जैसे आपको पता है लोग रेप्लिकास की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो वेल नोन ब्रांड्स हैं जैसे आप स्टाइलो पे कर रहे हैं या इंसिग्निया पे कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो उस तरह के ब्रांड या एलवी या इस तरह की चीज़ों को नहीं मेंशन कर सकते, ना वो लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्योंकि अभी हम ऑनलाइन पे हैं तो हमारे पास थोड़ी सी ये गैप है, हम उसको कवर करते हैं ऑब्वियसली, और उसके ऊपर हमें सेल्स भी आती हैं। अच्छा, चूँकि हम लोग भी जूते ही बेचते हैं तो एक बड़ा जो इशू होता है ना हमें, वो होता है साइज़ का। जैसे हमने अभी एक रिसेंट अपनी एक कैटेगरी लॉन्च की ऑनलाइन एक्सक्लूसिव के नाम से, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमें एक जो इशू आया वो ये था कि साइजेस का हमें, तो आप इस वाले इशू को किस तरह केटर करते हैं? जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो कौन सा साइज़ या किस तरीके से वो जो साइज़ वाला एलिमेंट है ना उसको आपने केटर किया हुआ है? अच्छा, इसके अंदर जो मैंने क्योंकि मेरा इसमें इतना कोई वास्ट एक्सपीरियंस नहीं था शूज़ के अंदर, तो मैंने इस तरह ही कस्टमर से एनालिसिस करके चीज़ों को रिप्रोड्यूस किया और चीज़ों को चेंज किया। तो मैंने एक चीज़ ये एनालिसिस की कि लाइक अगर आपका एक साइज़ 42 है और आपने फुल मेजरमेंट्स रखी हुई हैं उसकी, जैसे कि आपको बाहर मिलती हैं, तो वो आपको ऑलमोस्ट कोई 20 to 30% साइज़ में इश्यूज़ आ जाता है, क्योंकि किसी के पाँव फैट है और इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। तो मैंने उसको आप समझ लें 42.5 पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ एनालिसिस की कि लाइक अगर किसी को शूज़ थोड़ा सा लूज़ है ना तो वो बियर कर लेता है कि यार मैं दोबारा भेजूँगा, फिर आएगा, ये 10 से 12 दिन का प्रोसेस लगेगा। हाँ, डबल जराबे कर लेते हैं। तो वो मैंने 42.5 पे अपने साइज़ को कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा ऑलमोस्ट ये इशू रिजॉल्व है। तो मुझे इस तरह के साइजेस में अब इश्यूज़ नहीं आते। अच्छा सर, एक ना बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, हमारी ऑडियंस भी करती है कि अगर नया ब्रांड स्टार्ट करना है तो क्या स्टार्ट किया जाए, क्या बेचा जाए, और सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, यार या तो गारमेंट्स रह जाते हैं या फिर आपकी शूज़ की कैटेगरी रह जाती है। इसमें वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, और इसको स्टार्ट करने के लिए एक कॉमन आम बंदे का सवाल है कि कितने आर्टिकल से आपने स्टार्ट किया, मार्केटिंग आपने इसकी किस तरह से की, और किस तरीके से आपने इसको ग्रेजुअली जो है वो ग्रो किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए एक ये चीज़ या आपकी टी शर्ट गारमेंट्स की चीज़ें बचती हैं कि वो मार्केट से कहीं से भी इजीली सोर्स कर सकते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके, क्योंकि आपने तो इसको जीरो से स्टार्ट किया है, तो वो एक थोड़ी सी जो जर्नी है ना, कितने आर्टिकल से स्टार्ट करना था और मार्केटिंग अभी तक कैसे कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स है जो आप मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट्स आपको कहाँ से आते हैं? अभी अगर मुझे ये ऑप्शन मिले कि मैं अब दोबारा ब्रांड को स्टार्ट करूं तो आई थिंक सो मैं शायद शूज़ का ना करूं। उसकी वजह ये है उसकी वजह अब वो इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, अब तो नहीं हम उसको मूव कर सकते। लेकिन उसकी वजह ये है कि जैसे अभी आपने बात की डिज़ाइंस की, तो अगर आप 10 डिज़ाइंस भी करते हैं ना तो वो एक्चुअली 10 डिज़ाइंस नहीं है, वो 10 × 7 है, ठीक है, क्योंकि इसमें साइजेज़ हैं। और अगेन जब आप प्रोडक्शन साइड पे जाते हैं तो वो आपको एक साइज़ बहुत मुश्किल है कि वो आपको एक साइज़ की इन्वेंट्री बना दे कि जी ये एक ही साइज़ है, और कोई भी फैक्ट्रीज़ वाले या वेंडर्स जो हैं वो आपके लिहाज से अपने आप को आल्टर ही नहीं करेंगे,
ठीक है, वो कहते हैं कि हमारा ये स्टाइल है, या आपको ये 7 नंबर के 2 1 3 4 ये सीक्वेंस मिलना और इसी तरह ही मिलना। तो उसमें अगर आपकी कोई भी इन्वेंट्री मिस होती है, वो अब आप 10 अगर आर्टिकल्स डाल रहे हैं तो वो इट मीन्स कि आप 70 आर्टिकल्स डाल रहे हैं। तो मुझे अगर ये ऑप्शन मिलेगी नहीं, तो मैंने अब एक जो है फार्मूला, अगर मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं उसको ये कहता हूँ कि आपने ये देखना है कि जिसमें ये वेरिएंट्स ना हो। ई कॉमर्स आप ये देखें जिसमें वेरिएंट्स नहीं है, लाइक जैसे गारमेंट्स हैं उसमें भी 3-4 वेरिएंट्स आ जाते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ठीक है। और अगेन आपको इन्वेंट्री बनाने के लिए वही आपको एक ही डिज़ाइन के अंदर इट मीन्स कि अगर आप 2-2 पीस भी बनाते हैं तो आपको मिनिमम 50 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर कोई न्यूली स्टार्टअप है तो मैं उसको कहता हूँ कि जी आप वो देखें जिसमें वेरिएंट्स नहीं है। आप अगर आपने 100 पीसेस भी लिए हैं तो इट मीन्स कि आप 100 ऑर्डर्स डिस्पैच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे केस में अगर हमने 100 पीसेस लिए हैं तो शायद हम 10 to 15 ऑर्डर्स डिस्पैच कर सकेंगे। तो वो ये है। तो आप स्टार्टिंग के ऊपर अपना ये देखें कि हमें वेरिएंट्स के बगैर वाली कोई चीज़ लेनी है जिसमें स्टॉक्स जो हैं, जो स्टॉक जो है हम इजीली मैनेज कर सकें। और अगेन मार्केटिंग में वही हम इंस्टाग्राम फर्स्ट, फेसबुक, टिकटॉक के अंदर जैसे भी बात कर रहे हैं कि ऑडियंस आती है, लेकिन टिकटॉक के अंदर मैंने एक डिफरेंट जो एनालिसिस की है वो ये है कि लाइक टिकटॉक की जो ऑडियंस आती है, जो मैं उसको समझाऊँ कि वो इतनी मैच्योर नहीं है, उसको ऑर्डर प्लेस ही नहीं करना आता। अगर आप टिकटॉक की ऑडियंस को ग्रैब कर रहे हैं, अपनी व्हाट्सएप सपोर्ट को एक्टिवेट कर दें। सेकंड, सीओडी फॉर्म, जो अक्सरियत दुबई में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सीओडी फॉर्म बहुत नज़र आएंगे, क्योंकि जो जितने भी आप अरेबिक कम्युनिटी है तो वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे नाम डाला, फ़ोन नंबर डाला, एड्रेस डाला, पुश, दैट्स इट, ख़त्म। तो वो अगर आप टिकटॉक की ऑडियंस को ग्रैब करना चाह रहे हैं तो आप अपना फॉर्म इजी कर दें, सीओडी फॉर्म पे चले जाएं, आपको सेल्स आ जाएंगी, लेकिन उनको आपको मैच्योर करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ना नेक्स्ट सवाल साद भाई आपसे है। अच्छा, एक हम देख रहे होते, जैसे इससे थोड़ा सा हट के हम बात करते हैं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक मार्केट है, वो हमने देखा है कि काफ़ी एक ना बूम पे है, काफ़ी उसके अंदर हम देख रहे हैं कि नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, कंसीडरिंग कि आप भी एक उसी फील्ड से रिलेटेड है? मतलब अगर मैं ये सोचता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि जो अपनी हेल्थ और ब्यूटी को लेके कॉन्शियस है तो वो ऑर्गेनिक बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहा होगा। तो अगर किसी ने इस तरह का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है कि नेचुरल, हर्बल और इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या उसको इस तरफ आना चाहिए? उसकी आप क्या समझते हैं कि डिमांड किस तरफ जा रही है? आई थिंक ये नॉट इन स्किन केयर, बल्कि मेरे 1-2 वाकिफ़कार भी हैं, मैं उनके ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन वो होममेड चीज़ें बना रहे हैं साथ साथ, जिसमें कुछ हनी भी है, कुछ उसमें विनेगर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं। आई नो देम पर्सनली एज वेल। सो दे इन्वेंटेड इट और मे बी डिस्कवर्ड इट फॉर देमसेल्फ। उसके बाद जब उन्होंने उसकी डिमांड देखी, उन्होंने उसी को जो है ना वो एक कमर्शलाइजेशन के ऊपर लेके चले गए। पर्सनली अगर मुझसे पूछें, आई थिंक दिस इज़ मैं इसको बहुत ज़्यादा स्केलेबल शायद नहीं कहूँगा। आपको एक पॉइंट के बाद इसको एक किचन मैन्युफैक्चरिंग से एक आपको प्रोडक्शन यूनिट पे देना ही पड़ेगा। लेकिन टू बिगिन विद आई थिंक इट्स अ वेरी लो कॉस्ट बिजनेस जो कि किया जा सकता है। अब एग्जांपल एक और देता हूँ कि वन ऑफ माय क्लोज रिलेटिव, सो दे यूज्ड टू मेक समथिंग फॉर द डाइजेशन, आपके खाने के बाद दे यूज्ड टू मेक दैट पक्की टाइप कह लें, या उसको आप कह लें एक देसी ज़बान में कह लें कि खाने के बाद वो खा लिया। सो उसने उसको करने के बाद ना, उसने उसको ना कर दिया फीड योर गट के नाम से, उसका स्लोगन डाल दिया, ठीक है, एंड गट इट के नाम से ना ब्रांड एक बना के उसने बेचना शुरू कर दिया। आई थिंक उसकी कॉस्ट टू मेक होगी कोई 50-60 रुपये, पैकेजिंग की वो डब्बी शब्बी डाल दें 70 रुपये में, वो बेचते हैं 500 रुपये का। अब प्रॉब्लम उसी से मुझे डिस्कशन हुई। अब उसके पास ऑर्डर्स, इज़ इन फैसलाबाद, तो उसके ऑर्डर ज़्यादा हो गए, वो दे नहीं पा रहा। अब जब उसने मैनुअल बंदे रखे, वो सर्विस लेवल और जो एक क्वालिटी है वो पूरी नहीं हो पा रही, देन इवेंचुअली हैव टू शिफ्ट इट टू अ फैक्ट्री, उसको रेसिपी दे के उसको बताना पड़ा, और अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे प्रॉपर्ली वो काम कर रहा है। हैदर भाई, फकी के नाम पे उमर भाई की तरफ क्यों देखा है? अच्छा, इन्होंने बात की फैसलाबाद से ना, तो फैसलाबाद में ये एक मतलब जैसे आप कहते हैं कि जो हिकमत है ना, अभी वो जो इसके अंदर भी एक ना वो हकीमी नुस्खे हैं ना, ऐसा नहीं है कि फकी एक बुरा वर्ड है, ये वाकई बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। अगर आप इस वक्त मोटरवे पे भी चले जाए ना, तो वहाँ पे बाकायदा जो ना फकियाँ अवेलेबल हैं। और इसमें उमर भाई की तरफ इसलिए देखूँ कि उसमें उमर भाई की काफ़ी रिसर्च है, क्योंकि फैसलाबाद से काफ़ी इनके रिश्तेदार हैं, आते जाते रहते हैं। तो हर दफ़ा ना एक नई इंग्रेडिएंट मैं इनके टेबल पे पड़ी हुई ना मैंने देखी। और एक फिर वो प्योर ऑर्गेनिक्स के नाम से एक ब्रांड है, माशाल्लाह करोड़ों रुपए की फकी बेच रहा है भाई वो। तो जब उसकी रिसर्च हमने की तो उमर भाई ने फिर बताया कि यार क्या इंग्रेडिएंट है। फिर मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ब्राउन रंग की फकी होती थी, उमर भाई ने बताया नहीं ग्रीन रंग की होती है, सैना मक्की उसके अंदर यूज़ होती है इंग्रेडिएंट, लोग बेच रहे हैं। और एक इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, मैंने खुद भी यूज़ किया था भाई, बस एक दफ़ा। अच्छा, आपका काम भेजा हो जाएगा। अच्छा हैदर भाई, इन सब चीज़ों से हटके एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे ही था, उस पर ये है, नहीं यार जाने आ रहा हूँ। जिस तरह से अभी हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हर ब्रांड की मार्केटिंग पे, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म बच रहा है, मेटा, और मेटा पे भी इंस्टाग्राम जो है वो टॉप पे आ रहा है।
क्या देखते हैं कि अगर इन केस समहाउ एनी रीज़न की वजह से आपकी फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम प्रोफाइल उड़ जाती है, तो आपके पाकिस्तान के ब्रांड कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? मतलब मार्केटिंग के लिए तो ऑप्शन ही एक है हमारे पास, तो फिर इस केस में क्या है, क्या सेकंड ऑप्शंस और ये सारी चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो मर्जी आप में से आंसर कर दें। भाई अभी उमर भाई ने बताया 22,000 पेज उड़ाए हैं, और जितनी देर में बंद होता है ना तो उतनी देर में 10 और बन जाएंगे लेकिन आपके। अब वो आप बिल्कुल ठीक बात अब कह रहे हैं, अपना ब्रांड्स के लिए तो फिर मैं आपको बताऊं, एक प्रोफाइल है, फेक प्रोफाइल है, लेकिन वो उसका सुबह का शाम काम है सिर्फ गालियां देना। आप उसकी भी कंप्लेनें करवा के देख लें, फेसबुक को भी नहीं उड़ाता। तो वो दौर खत्म हो गया कि उड़ाता। हाँ उड़ाते हैं, अगर किसी रोलेक्स जैसे ब्रांड ने कंप्लेन कर दी कि मेरा रेप्लिका इसने लगाया हुआ है। अच्छा हैदर भाई, वो उसमें बेसिकली क्या होता है, डैडी भी फिर नहीं खुलवा बहुत सारी इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं ना, उनकी फेसबुक के साथ वो ऑलरेडी कंप्लाइंस चल रही है, ठीक है। रोलेक्स को जाके कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप रोलेक्स के नाम से पेज बनाओ, फेसबुक ऑटोमेटिकली उड़ा देगा, ठीक है। हम अब आ जाते हैं हमारे पाकिस्तान के लेवल के। अगर एक सबसे पहली चीज़ इसका जो सवाल था ये, अगर फेसबुक जिस तरह 2011-12 में बैन हुआ था, अगर फेसबुक यूट्यूब वो बैन हो जाए, उसके लिए आपको अपनी एक तो मल्टी चैनल एडवर्टाइजमेंट आपकी लाजमी होनी चाहिए। आपका टिकटॉक पे हो, स्नैपचैट पे हो, व्हाट्सएप के ऊपर अपने कस्टमर्स के नंबर ले रहे हो, ईमेल आईडी उनके ले रहे हो, तो आप अपनी ये चीज़ें बंद हो या ना हो उससे निकाल के आप प्रिपेयर रखो इन चीज़ों को, ठीक है। सेकेंडली, बंद होगा तो पूरे पाकिस्तान के साथ कि आपका भी बंद होगा, आपका अकेले का तो नहीं बंद होना। आपके पेजेस ब्लॉक होते हैं और आप नया पेज बनाते हो, अब उस पेज की वैल्यू वर्थ नहीं रही, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक रीच नहीं है। मेरे पास एक पेज चल रहा है जिसके ऊपर शायद करोड़ों रुपए की मंथली ऑर्डर उससे आ रहे हैं, 18 या 20 लाइक्स हैं। 2022 में आखिरी पोस्ट की थी, उसके बाद कभी पोस्ट भी नहीं की हुई, ठीक है। इंस्टाग्राम इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि लोग इंस्टाग्राम पे जाके आपको व्यू करते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर व्यू नहीं करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी मैटर नहीं करते, ठीक है। अब लोगों ने मुझे क्या देखना है, रिव्यूज़ देखने हैं, लोगों ने कमेंट्स देखने हैं, लोगों ने मेरी प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट स्टोरीज या डिफरेंट वो चीज़ें लगाई हुई हैं, उनको रिव्यू करना है। तो वो ऑर्डर करने से पहले एक आखिरी जो उनके माइंड में चीज़ आती है ना कि यार मैं लूँ या नहीं लूँ, तो वो डिसीजन क्रैक वहाँ पे जाके या ब्रेक वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। तो इंस्टाग्राम इज़ इंपॉर्टेंट, फेसबुक के पेजेस की अब वो वर्थ या इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अब तो मैं कहूँगा कि एक ना हमारे पाकिस्तान के अंदर ना जुगाड़ू इकोनॉमी चल रही है। ChatGPT अगर $25 का है ना तो आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। यूट्यूब प्रीमियम अगर $100 का है तो आपको 10 रुपये में भी मिल जाएगा। ये हाँ 100 में लिया हुआ ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से एक जुगाड़ू इकोनॉमी चल रही है। तो उनसे रब्ता करें, अगर पेज उड़ जाता है ना, और भाई कल पोस्ट आई हुई थी 1500 रुपये में 15,000 लाइक्स ले लो, ठीक है। तो ये अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा यार, अब ना वो टाइम गुजर गया। वो सिर्फ एक बैज है दिखाने का कि भाई इतने फॉलोअर हैं, अदरवाइज ना उसकी रीच का फ़ायदा है ना वो है, कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त एंड्रोमेटा के बाद मेटा अपने साथ कर रहा है ना, तो उसको पेज बंद करने करे ना करे, ये बंद जरूर हो जाएगा जो ये कर रहा है। यार कसम से समझ नहीं आ रही, मतलब आज की एग्जाम्पल भाई 2 दिन से सर पकड़ के बैठे हुए हैं यार, क्या हो रहा है। इन्वेंट्री वालों को गालियां दे रहे हैं, प्रोडक्ट सॉर्टेड कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, सर पकड़ के बैठे हुए। आज 10 बजे के बाद खुद ब खुद ही बगैर बजट स्पेंड किए, चेंज किए, कुछ भी किए, 10 बजे के बाद सेल ऐसे शूट हुई है कि हम लोग हैरान, हम एक दूसरे की मुंह देख रहे हैं। ओ भाई क्या किया भाई, इसको तूने कुछ किया है भाई, तूने कुछ किया, तूने इन्वेंट्री रिलीज की है नहीं, तूने जो है ना बजट बढ़ाया नहीं, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एंड्रोमेडा की मेहरबानी हुई है। पता है क्या है, वो जिस तरह बिजली नहीं होती, बंद कर देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं ग्रिड से, ये एंड्रोमेडा वाले ना वो जो एल्गोरिदम है ना, उसको पीछे से ऑन करते हैं, पीछे से ऑफ करते हैं, ये चीज़ चल रही है। फिर इसका मतलब है हमें फिर मसल्ले और तस्बीह की ज़रूरत है, बस बाकी किसी चीज़ मुसल्ले तस्बीह की भी ज़रूरत नहीं है, यकीन करें। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे साथ, मतलब हमारे तो 3 ब्रांड्स हैं, इंसिग्निया, स्टाइलो एंड वाशा। मैं इंसिग्निया को देख रहा था तो मैंने कहा यार ये अचानक ऊपर गई है। जो मेरी टीम है, मैंने उनसे कहा यार आज तुम लोगों ने क्या किया, इन्वेंट्री चढ़ाई है? कहता है वो तो रोज़ चढ़ाते हैं। मैंने रिलीज चलाया, कह रहा कल चलाया था, आज तो नहीं चलाया। मैंने कहा कोई नया IST आई है? कह रहा वो भी नहीं आई। मैंने कहा नया स्टॉक अब क्या? कहता नहीं हुआ। फिर मैंने परफॉर्मेंस मार्केटर को बोला, मैंने तूने बजट बढ़ाए? कहता नहीं वही चल रहे हैं। मैंने कहा सेल क्यों 34% अप है? अच्छा अभी हम ये बात कर ही रहे थे, हैदर भाई भी कहते हैं अब हाँ यार हमारी भी अप है। फिर मैंने कहा हैदर भाई बताएं किस टाइम से अब है? हैदर भाई ने कहा 10 बजे के बाद से। मैंने कहा मेरी भी 10 बजे के बाद से। अरे सुबह से रात 12 बजे के बाद से मैंने टीम की लेनी की हुई है कि तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम ये नहीं ला रहे, तुम वो नहीं ला रहे, और जनाब एकदम 10 बजे के बाद सेल छूट। अच्छा एक और मजे की बात है यार, आपका प्राइम टाइम होता था ना वो 6 बजे से लेके 10 बजे तक, वो भाई उस पर सेल का पता नहीं क्या हो गया, वो बिल्कुल ही डाउन होती है। क्या कर रहा है, किस एल्गोरिदम पे काम कर रहा है, कंटेंट बढ़ा रहा है, बजट पे कर रहा है, कुछ पता नहीं क्या कर रहा है, बिल्कुल पागल हो गया है ये अपना बेड़ा। मुझे तो लगता है गूगल से कोई गया है, हायर हुआ है, उसने ना गूगल का पहले पट्टा बिठाया, अब इसका पट्टा बिठाएगा। मुझे अच्छा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। नहीं हैदर भाई, फ्यूचर इतने आप वो दिल बजास्ता ना हो। फ्यूचर देखिए जो
जो मेटा ने बेसिकली अपनी प्लेसमेंट बनाई हुई है और जिस तरीके से उसने ऑडियंस को और वो गैदर किया हुआ है और जो पीछे बैकएंड के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स बनाए हुए हैं, थोड़े से डिस्टर्ब होंगे और ट्रांजेक्शन टाइम है उसमें ये डिस्टर्बेंस ऑब्वियस है, बट वो उसको बहुत जल्दी कवर बैक करेगा। और भाई जब नया मार्केटिंग हेड आता है ना या नया सेल्स का हेड आता है किसी कंपनी में, हाई सैलरी पे हायर करते हैं ना, तो उसका एक टारगेट होता है कि तूने ना इतनी चीज़ें बढ़ा के दे दी। मुझे लगता है किसी को हायर किया है, वो बटन बंद कर रहा है, स्पेंडिंग ज़ाया करो, रिजल्ट कोई नहीं, ऐड किसी को दिखाए नहीं, बॉट्स को दिखा के दोबारा से फिर ऑन। याद है वो एक काम भी कर रहा था मेटा के ना, बॉट्स बना रहा था कि भाई रियल टाइम इंगेजमेंट होगी। मुझे लगता है उस पर टेस्ट करता है, इंप्रेशन दिखाता है, सेल्स छंटने की नहीं आ रही। अच्छा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बॉट्स की जो है ना एकदम से बढ़ गई है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो ये ना ये देख ले भाई। तो भाई ये एग्जैक्टली मुझे लगता है किसी को हायर किया है, उसके टारगेट्स है, वो बंदा टारगेट पूरे कर रहा है अपना, और ब्रांड का ना सत्यानाश हो रहा है। सर आप टेक्निकल कोई पॉइंट बता रहे थे? अच्छा, मैं इसके अंदर ना एक ऐड ऑन करता हूँ कि लाइक अगर आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म में पता हो, APIs, ठीक है, आपने APIs इंप्लीमेंट करवाई भी होंगी, की भी होंगी। अच्छा, अगर आपने व्हाट्सएप एक मैसेज का ऑटोमेशन मैसेज अगर आपने यूज़ किया, ऑर्डर कन्फर्मेशन के ऊपर मैसेज चला जाता था, शॉपिफाई की बड़ी मल्टीपल ऐप्स थी, उसने API प्रोवाइड की हुई थी, कुछ लोग API यूज़ कर रहे थे, कुछ लोगों ने जुगाड़ लगाया हुआ। अब उसने शॉपिफाई पे अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप का ऑटो मैसेज आता है। अभी बेसिकली लास्ट जितना भी अगर आप मेटा का देखते हैं ना, मेटा के अंदर कोई भी चीज़ अपडेट आने लगती है ना, सबसे पहले वो APIs वहाँ पे लॉन्च करता है। अब जो न्यूली APIs आ रही हैं, जो मैं अब अगर आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बताऊँ, जो मैंने सोचा है अब कि ये क्या करने जा रहा है, होप्स वो हो जाए, बेटर भी है। बेसिकली अगर आप टिकटॉक शॉप को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट नज़र आई, शॉप नाउ पे क्लिक किया, टिकटॉक शॉप की बात कर रहा हूँ, क्लिक किया, आपका नेम ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, आपने सबमिट किया, ऑर्डर पुश हो गया, टिकटॉक शॉप के अंदर ही ऑर्डर पुश हो गया, नो वेबसाइट, नो शॉपिफाई, सीधा टिकटॉक शॉप के अंदर आ गया। अब जो व्हाट्सएप का जो नेक्स्ट स्टेप जा रहा है, जो इसमें ये ऐड ऑन कर रहा है, वो व्हाट्सएप के अंदर अगर आपने देखा है, अब कैटलॉग सिंक हो गई है आपकी व्हाट्सएप के साथ, पहले कैटलॉग सिंक नहीं थी। अब आप डायरेक्ट कैटलॉग सिंक करते हैं तो आप जो भी इन्वेंटरी पुश कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं व्हाट्सएप के साथ आ गई। तो व्हाट्सएप के ऊपर ही ये पूरा एक पेज डिज़ाइन कर सकेंगे आप इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपने कैटलॉग्स बन जाते हैं, मल्टीपल जिस तरह भी आप सेटलमेंट करना चाहते हैं वहीं पे सेटलमेंट करेंगे, वहीं पे क्लिक करेंगे, वहीं पे ही आपका जो है ना ऑर्डर पुश हो जाएगा। मेनली जो इसकी मेन अपडेट है जो बैकएंड के ऊपर ये इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि इस टाइम हर एक के पास इंस्टाग्राम कोई चला रहा है, नहीं चला रहा, फेसबुक कोई चला रहा है, नहीं चला रहा, लेकिन वो व्हाट्सएप चला रहा है, ठीक है, वो स्नैपचैट चला रहा है, जिस तरह का भी यूज़र है, लेकिन उसके पास व्हाट्सएप है। और ये खाली इधर नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में भी ऐसा है। तो ये जो अभी ये छेड़ाछाड़ी चल रही है, वो चल रही है हमारी व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। यार खुरम भाई चलें ठीक है, अगर ये हो रहा है व्हाट्सएप पे रिजल्ट आ जाए ना, आप समझ नहीं रहे, एक दिन कुछ है, एक दिन कुछ है, एक दिन कुछ है, और एकदम से बीच में ना जिस तरह इंडिया ने पानी रोका हुआ था और एकदम से उसने खोल दिया, समंदर फिर से भर गया और एकदम से खुशहाली आ रही है। और भाई व्हाट्सएप पे आ जाए, हम व्हाट्सएप के ऐड चला लेते हैं, हमें क्या तकलीफ है, लेकिन भाई बस छोड़ दें। अच्छा, बेसिकली जो व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी मैंने भी रिसर्च की थी, थोड़ी स्टडी की थी। बेसिकली व्हाट्स पे भी लॉन्च हो चुका है दुनिया में, डिफरेंट ममालिक में वो चल रहा है। व्हाट्सएप के लिए फेसबुक का ना स्टार्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक अपना KPIs टाइप बनाया हुआ है कि कोई भी फेसबुक से आएगा ना तो उसको फेसबुक से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही मैसेंजर भी अपना बना लिया, व्हाट्सएप भी अपना बना लिया, वो इंस्टाग्राम भी बना लिया, रील शॉर्ट्स और वो सारी चीज़ें। अभी जो मेजर टारगेट है वो व्हाट्सएप के ऊपर है, ठीक है। अब बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर उसने आपकी शॉपिफाई को इंटीग्रेट कर देना है। उसका शॉपिफाई जो फेसबुक शॉप है वो फ्लॉप हो गई थी, अब वो उसको ख़त्म कर दिया और उसको लेके आ रहा है ये कैटलॉग के ऊपर। अब सिंक हो चुका है, इस टाइम ये अपडेट हो गया। अब जो नेक्स्ट उसका फ्यूचर है वो ये है कि आपके व्हाट्सएप वॉलेट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, आपको कैटलॉग पे जाने की जरूरत नहीं है। आपने उसके वो जो मेटा AI उसके ऊपर आ रहा है, उसको बोले मुझे शूज़ खरीदने हैं, वो आपको प्राइस रेंज वो डिफरेंट शॉप से उठा के आपको वो दिखाएगा। आपने उससे चैट करनी है, वॉइस मैसेज करना है, आपको नहीं पता किस वेबसाइट से मैं कर रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ। उसने आपके डाटा और उस शॉप के रिव्यूज़ और उनके हिसाब से आपकी प्राइस रेंज में आपको चीज़ें दिखानी है, आप सेलेक्ट करोगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ना नाम डालना, ना पता डालना, ना कोई पेमेंट गेटवे डालना है, सारी चीज़ें उसके पास ऑलरेडी से पड़ी हैं। ये बेसिकली उसका फ्यूचर है। बेसिकली अभी जो मार्केटिंग के अंदर ये ऐड करने चाह रहे हैं, जैसे हम पहले आज से 3-4 साल पहले चले जाएं तो एक मैसेजेस कैंपेन चलाते थे आप, ठीक है, कि आप डाटा लेते थे, उसके ऊपर आप एक पुश करते थे। और अब ये व्हाट्सएप की API के अंदर ये चीज़ आ चुकी है। लास्ट टाइम मैंने API उसकी इंप्लीमेंट कर रहा था तो मैंने उस टाइम स्टडी किया था कि आप अपनी एक वीडियो, अपना एक लिंक जो आपकी वेबसाइट लिंक है, वो अपनी प्राइसेस, अगर कोई आपने एक्स्ट्रा उसके ऊपर प्रमोशन कोई लगा रहे हैं आप इस कैंपेन के ऊपर, वो आप सारा कुछ लगा के आप एक मैसेज पुश करवा सकते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है। अच्छा, मैसेज वाली की चीज़ के ऊपर ना ये शायद थोड़ा सा आप इसको अपडेट कीजिएगा अपने पास, अपने नॉलेज को। ये उन्होंने ख़त्म डीएक्टिव कर दिया,
ठीक है, कि आपको कोई स्पॉन्सर मैसेज नहीं आएगा, जैसे हर ब्यूटी ने स्पॉन्सर मैसेज लाई यार ये 1000 लोगों को मैसेज भेज दो, वो आपको मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, वो आपके स्टेटस के ऊपर शो होगा, आपके मैसेजेस के अंदर भी कोई आपको वो बैनर या कोई वीडियो ऐसी नज़र नहीं आएगी, वो आपके स्टेटस ये के आप ऊपर शो होगा। कैंपेन किससे चला रहे हैं? आप मेटा से चला रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, मैसेजेस की जो कैंपेन चलती है कि मैं ब्रांड को मैसेज करता हूँ, ब्रांड का मुझे मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, ऑफिशियली नहीं है वो, अनऑफिशियली आप अपने नंबर से फॉरवर्ड कर दो तो वो चलता है, तो वो आपको मैसेज रिसीव नहीं होगा ब्रांड की तरफ से, जिस तरह लिंक्डइन के ऊपर चलता है। ठीक है, इन मेल का जो चलता है, तो वो आपके ऊपर अभी तक मेटा नहीं, उसको एक्टिवेट बिल्डअप किया था बट उसको एक्टिवेट नहीं किया, बिकॉज उससे लोगों की प्राइवेसी और वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी और डीएक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यार मुझे दिन में 50 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मेरा ना इसके ऊपर एक फर्दर भी एनालिसिस है, क्योंकि मैंने आई थिंक 2016 में आई स्टार्टेड माई जर्नी इन डिजिटल मार्केटिंग विद TRG IBEX। उस टाइम पे हमने सारे को ना नर्चर किया हुआ था, किया है। देन आई वर्कड इन आउट ऑफ होम। मुझे लगता है कि इवेंचुअली एज अ ब्रांड या एज अ सर्विस प्रोवाइडर, डिपेंडेंसी ऑन दीज टूल्स शुड बी वेरी इन्फॉर्म्ड। मैंने अक्सर कंपनीज देखी हैं जिनके जो बजट ड्रिवन चल रही होती हैं, आई मीन जो कैश रिच कंपनीज होती हैं, वो कहते हैं यार ठीक है हम 20 मिलियन लगा रहे हैं अवेयरनेस के ऊपर या कन्वर्जन के ऊपर या ट्रैफिक, जो भी उसका एक सर्टन KPI है, हम ये कर रहे हैं। हम थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि वो जो KPI है वो प्लेटफॉर्म क्या है, दैट इज़ दी आउटकम दैट यू विल गेट अगेंस्ट दैट मनी यू आर पुटिंग। उससे होगा क्या, वो आपका ही फैसला होना है, वो आपने ही बताना है कि अब अगेन दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म, आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। बट आई थिंक देयर आर मल्टीपल, कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं, जैसे एक ज़ाइडगीज़ के नाम से ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड। आई स्वेयर मैं आज तक कभी उसका इंस्टा विजिट ही नहीं किया, मैं सिर्फ और हार्डली शायद वेबसाइट उसकी 1-2 दफ़ा देख के, बट अगैन वो अपैरल की लिमिट, साइज़ की लिमिटेशन की वजह से आई गो एंड आई बाय इट। लेकिन दे आर बिल्डिंग देयर ब्रांड, और उनकी सिर्फ आई थिंक लाहौर में 2 या 3 शॉप्स ही हैं, दे आर नॉट इन, किसी मॉल में भी नहीं है बड़े, बट उनका एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है। मुझे लगता है ब्रांड बिल्ड करना और उसको कमर्शियल करना, इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम गोल्डन पर्ल के बहुत ज़्यादा एड्स शायद ही देखते हो, या कोई और कमर्शियल ब्रांड है। अगर हम हाई एंड ब्रांड्स की बात करें, उनके भी हम बहुत ही कम देखते होंगे। आई फील कि येस, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह भी चेंज सारा ये हुआ है, क्योंकि इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एक्सपर्ट्स टू अनलर्न एंड देन लर्न। हमने जो पहले सीखे उसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, अब हमें नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा कि क्या है। हमने उस वक्त भी कैंपेन्स की हुई हैं जहाँ पे हम CSV एक्सेल की अपलोड करते थे और उधर से करते थे, वहाँ से यहाँ तक अब एंड्रोमेडा, और उसके बाद आगे और भी चेंजेस आएंगी, और फिर ये AI रिकमेंडेड कैंपेन्स वगैरह। तो आई डू थिंक कि एज लॉन्ग एज वी आर क्लियर व्हाट वी वांट टू अचीव बाय पुटिंग द मनी और बाय पुटिंग द वर्चू ऑफ द ब्रांड, आई थिंक प्लेटफॉर्म्स स्टिल दे मैटर अ लॉट। लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल इनसे डिपेंडेंसी ख़त्म करके इंटेलेक्चुअल स्पेंडिंग के ऊपर अगर आ जाए तो इट्स गुड। अच्छा, आज की इस एपिसोड से ना मैं एक टिप देता चलूँ जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए। बहुत से बिजनेसेस आज ऐसे हैं, बहुत से मतलब मैं कहूँगा कि बड़े बिजनेसेस भी ऐसे हैं जिनके अपने व्हाट्सएप भी नहीं है। तो ये उनके लिए ना एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे कि हमारे गुरूज ने सबने बताया कि व्हाट्सएप जो अब नेक्स्ट है ना आपका प्लेटफॉर्म, जैसे वलीद भाई ने भी बताया कि जेन जी फेसबुक से निकल चुकी है, इंस्टा पे है, लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जिसको वो यूज़ कर रही है, विच इज़ व्हाट्सएप। तो फेसबुक ने कहा यार मैंने वहाँ से तो इसको लूज़ कर दिया है, अब मैं इसको किधर से पकड़ूँ? तो वो व्हाट्सएप वाला चैनल है जहाँ से वो उसको कैप्चर कर रहे हैं। हाँ, व्हाट्सएप के अंदर जैसे एडवर्टीजमेंट वाली बात थी कि आप जो स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ में ऐड आना शुरू हो गए हैं। अब आप 4-5 स्टोरीज़ देखें ऐड आता है, लेकिन वो एड्स अभी इतने ज़्यादा रिच एड्स नहीं है, वीडियोस और इमेजेस उस तरह की होती हैं। लेकिन जैसे आपको कैरोसेल्स नज़र आते हैं ना, प्रोडक्ट कैरोसेल्स, अब आप अपना पूरा कैटलॉग उसके साथ कनेक्ट कर सकेंगे और वहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट बेस्ड एड्स वो भी नज़र आ रहे होंगे। और एक और जो मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी मेटा की टीम के साथ, वो उन्होंने भी हिंट दिया, क्लियरली मुझे बताया नहीं, जाहिर सी बात है वो उनका एक वो होता है कि यार वो जो उमर भाई वाली बात है ना कि आप मेटा AI, अब आप देखें हर चैट के अंदर हर जगह वो मेटा AI, वो है यही कि यार आपने अपनी एड्स प्लेसमेंट अब मेटा AI के अंदर प्लेस करनी होंगी। जैसे पहले आप फेसबुक के ऊपर लगाते थे ना, हो सकता है कि जैसे जैसे वो फेज आउट करते जाते हैं ना पुरानी टेक्नोलॉजीज, ऑर्कट आया, ऑर्कट चला गया, फिर फेसबुक ने उसको टेक ओवर किया। मुझे लगता है कि कुछ सालों के बाद आप ये देख रहे होंगे कि जैसे MTV ने कोई 50-60 साल चलने के बाद अभी 31 दिसंबर 2025 को उन्होंने जी अपना ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए। तो हर अच्छी चीज़ जो बनी होती है ना, वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं बनी होती, उसको कभी ना कभी सनसेट होना होता है। सो मुझे ये लगता है कि जैसे गूगल ने G+ बनाया था, वो बड़ा एक गूगल का अपना प्रोडक्ट था, लेकिन उसने उसको भी सनसेट किया, गूगल का वो सारा कुछ अपना गूगल प्लस जो था, हाँ, उसने उसको भी बंद किया। तो मुझे लगता है कि आफ्टर मे बी 5 years और 10 years डाउन द लाइन फेसबुक कहेगा जी फेसबुक इज गोइंग फॉर एवर, उसकी जगह पे एंड्रोमेडा ना उसका कील है जो उसने ताबूत में ठोक दी है। मेरी अभी तकरीर नहीं खत्म। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है जंगी, तुम्हारी बात से मैं बात निकाल रहा हूँ, वो ये कि यार
वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसपे हर जनरेशन अवेलेबल है। हर जनरेशन अवेलेबल है और सर और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हैं। अब पिछली पॉडकास्ट में उमर भाई ये बता रहे थे कि उनकी जितनी भी कॉल्स होती हैं 99% ऑफ द कॉल्स आर ऑन व्हाट्सएप। सिम वाला तो हम ना कॉल यूज 36 ट्रिलियन मैसेजेस, 36 ट्रिलियन मैसेजेस एक साल के अंदर भाई। 95% ओपन रेट, ये कहीं भी दुनिया में 80% आपके मैसेज 5 मिनट में पढ़े जा रहे हैं। खैर एक पूरी स्टैट्स की वीडियो है इस पे। अच्छा, तो वो ब्रांड्स सुन लें जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, अपने व्हाट्सएप को एक्टिव करें, कस्टमर्स को उस पर लाना शुरू करें, उसकी आदत डालें, आप उनके साथ उसको कनेक्ट करना शुरू करें, अपने चैनल्स बनाना शुरू करें। बहुत से ब्रांड्स ने चैनल ही नहीं बनाए, कुछ ने बना लिए, वो उसके ऊपर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो यार उसको एक्टिव रखें। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये शिफ्ट आना है ना, फिर सब ने हड़बड़ा के, फिर वो होता है ना कि जैसे हम सेठिया कंपनियों में होता है, एक दिन सेठ साहब कहते हैं जी हमने ये करना है, पूरी की पूरी कॉम उसके पीछे लग जाती है कि यार हाँ ये करना है। तो यार उससे पहले तक 2-3 ब्लॉक करवा चुके होते मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, तो व्हाट्सएप को एक्टिव करना शुरू करें और ये जो स्ट्रैटेजी अपने आप को इसके लिए आज से ही प्रिपेयर करना शुरू करें। व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर्स को लेके आएँ, अपनी कैटलॉग्स बनाएं। अब तो हम अपनी पॉडकास्ट में बार बार ये बता रहे हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारे पास, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इस वक्त भी पाकिस्तान में जस्ट एक ही है, जो कि व्हाट्सएप पे आपके ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा है और उसकी पेमेंट्स भी प्रोसेस कर रहा है। उस तरफ जाएं, उसको टेस्ट आउट करना शुरू करें, ताकि जब ये चेंज आ रहा हो, जब ये चीज़ मार्केट में रोल आउट हो रही हो ना, तो आप ये ना देख रहे हो कि यार हमें अपना व्हाट्सएप अब कैसे एक्टिव करना है, हमने अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप पे कैसे लेके आना है। तो भाई वो करना शुरू कर दें, आज से करना शुरू कर दें। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो ये अपने आप को जो है ना इसके लिए प्रिपेयर करें और शुरू करें। अच्छा जंगीर, सेंसिटिव कितना है ये भी बताएं कि यार इसको एडॉक बेसिस पे नहीं लेना कि भाई हाँ इसको आज करूँ कल बंद कर दूँ। भाई वो बकायदा एक मैसेजेस आपके मॉनिटर कर रहा है, आपका रिस्पांस रेट चेक कर रहा है, डेली बेसिस पे उसकी क्वालिटी स्कोर कर रहा है। स्कोर होती है आप अकाउंट सेंटर के अंदर जाके बकायदा देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी स्कोर है। और अगर एक दिन आपने जी दबा के मैसेज के रिप्लाई के अगले दिन नहीं किए और 100 से ज़्यादा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा, दोबारा ऑन भी नहीं कर सकते। तो इसको एडॉक बेसिस पे नहीं लेना मेरे भाई। आप का जो है ना, जैसे हैदर भाई ने कहा कि क्वालिटी स्कोर मॉनिटर हो रहा होता है, हाई पे होता है, मीडियम पे आता है, फिर लो पे आता है। लो के ऊपर आपको वार्निंग आएगी, वार्निंग आई आपने इग्नोर की, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। नंबर ब्लॉक हुआ, आपने कहा जी नया नंबर डाल दूंगा, नए नंबर के ऊपर आपने वही हरकतें की, फिर आप ब्लॉक होंगे, फिर नया नंबर डालेंगे। अल्टीमेटली साथ भाई होता क्या है कि फिर मेटा जो है आपका व्हाट्सएप का अकाउंट ही ब्लॉक कर देता है। अब नंबर्स पे बात नहीं रहती, नंबर की ब्लॉकेज इट्स द फर्स्ट पेनल्टी। उसके बाद आपकी वो ब्रांड जो है ना, फॉर एग्जांपल इफ योर नेम इज ABC ब्रांड, नाउ ABC ब्रांड कैन नॉट हैव अ व्हाट्सएप अकाउंट। ये जहांगीर बहुत ही वैलिड है और मैंने इसको आई थिंक हम थोड़ा सा अगर ई कॉमर्स की भी बात करें, सारे एग्री करेंगे कि कंज्यूमर जर्नी ऑर्डर आने के बाद स्टार्ट होती है। काफ़ी लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने लीड जनरेट कर ली या डिमांड को अगर हमने जनरेट कर लिया, आई थिंक उसके बाद का जो एक प्रोसेस है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाट्सएप करना ये आई थिंक व्हेन आई वाज वर्किंग एज हेड ऑफ ई कॉमर्स फॉर अल-फतह, तो हमने उसको सारा ओमनी चैनल और उसके साथ काफ़ी अपने लॉजिस्टिक्स और सारी चीज़ें किए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पे जब हमने व्हाट्सएप कस्टमर सर्विस इंट्रोड्यूस करवाया ना 2020 के अंदर, सो हमें स्पॉन्टेनियसली रोज़ की 500, 600, 1000 तक इंक्वायरीज आ रही होती थी। और मैंने आई डू फील कि ऑफ कोर्स मेटा एंड ऑल दोज आर अ प्रिंसिपल बॉडी टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ बिजनेस, लेकिन बिजनेसेस को खुद भी मॉनिटर करना चाहिए। सो हमारा एक मैंने प्रोसेस इनिशिएट किया कि वंस अ वीक ऑल सीनियर मैनेजमेंट विल टॉक टू वन कंप्लेंट। वो एक कंप्लेंट खुद हैंडल करेंगे, सो दे कैन अंडरस्टैंड द फेरोसिटी कि एक फ्रस्ट्रेशन क्या है। मैंने एक कॉल उठाई, उस बंदे ने मुझे बड़ा कैंडिडली बोला कि मैं सुबह से बैठा हूँ, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, आपने कहा 2 घंटे में आ रहा है, मैंने नाश्ता नहीं किया, ऑर्डर की तरह मेरा। वहाँ से आई फिक्स माई ऑपरेशन एंड देन आई हैड टू हायर 150 पीपल फॉर इन सिटी लॉजिस्टिक्स कि यार ऑर्डर ऐसे ही निकलना चाहिए। सो आई थिंक जितना कनेक्ट आप अपने कस्टमर से करते हैं, उतना ही आप ज़्यादा लर्न करके अपने ऑपरेशंस को एक बेहतर आर्किटेक्ट में ला सकते हैं। दिस इज़ माई टेक ऑन दैट। अच्छा, एक जो क्वेश्चन जो हम मिस कर गए आई थिंक रिटर्न्स वाला। हाँ ये एग्जैक्टली यार मैं भी पूछने लगा था आप लोगों से कि हमारा जो बेसिकली लास्ट जो क्वेश्चन है और हमारे जो ई कॉमर्स का बिजनेस का जो लास्ट आई थिंक प्रोसेस है इस पूरे ऑपरेशन का, वो रिटर्न्स है। ठीक है, तो आप कैसे मैनेज करते हो, या आपके पास रिटर्न परसेंटेज क्या आ रही है और उसको अपने बिजनेस में आप किस तरीके से बैलेंस आउट करते हो? हमारी जो रिटर्न रेशो है वो हमारी जो रिटर्न रेशो है वो 25 to 30% के राउंड अबाउट मूव करती है। ठीक है, बड़ा कंट्रोल किया है जहांगीर हमने। नहीं अच्छा, शूज कैटेगरी में ना अगर हम ग्लोबल भी देखें, नहीं इट्स नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट इंटरेस्ट है या उसने दुकान से ले लिया या व्हाटसएवर। 20 to 25% ग्लोबल वो है, एवरेज है। लेकिन ये कि ये बता रहे हैं बिल्कुल ठीक जो बता रहे हमारा 5 to 10% है वो यही
के आउटलेट्स ना होने की वजह से, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस डेवलप मेरा ना ख्याल होने की है वजह कुरियर्स की वजह से से, कोरियर्स की ज़्यादा मेन डब्बा बड़ा है। मेन टेक्निकल, जैसे अभी आप माशाल्लाह सारे एक वेल नोन ब्रांड्स के साथ बैठे हुए हैं, तो ये मैंने कोई ऑलमोस्ट जितने भी कोरियर्स के मेन जो आईटी पर्सन हैं उनके साथ मैंने डिस्कशन की थी कि यार इसका ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन इतना सिंपल सोल्यूशन है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं तो मैं लाजमी ये शेयर करूँगा, ईजी सोल्यूशन जो आईटी में हम कर सकते हैं इसको, कि लाइक सारे ब्रांड्स हैं। अगर मैं कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ तो मैंने किसी एक टाइम पे आप पे भी ऑर्डर किया है, किसी एक टाइम पे किसी एक टाइम पे इनकी वेबसाइट पे ये वो। अभी लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो ऑटोमेटिकली फेक ऑर्डर्स करते हैं, उनकी आदत है कि ऑर्डर कर दिया, आप कहेंगे यार आपको चाहिए थी और यार नहीं लेंगे, ठीक है, ये इस तरह के लोगों का बिहेवियर है। हाँ, तो एक छोटा सा सिंपल सा सोल्यूशन है जो मेरे माइंड में है कि लाइक अगर हम डाटा शेयरिंग करते हैं, डाटा शेयरिंग वो नहीं कह रहा कि लाइक पूरा यूज़र का डाटा दे दें, लाइक जैसे अभी आप मैसेजेस की बात करते हैं व्हाट्सएप की, कि जी आप कहते हैं कि मैंने इसमें मैसेज भेजना, उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ इस तरह की। अगर हमारे पास कोई एक यूज़र है और हमें उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, तो हम सिंपल उसका एक स्टेटस देख सकें, ब्लैक लिस्ट स्टेटस। लाइक ये मैंने अपने क्लाइंट्स को सिस्टम बना के दिया था कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है, उसका क्या फेलियर रेट है, कि अगर उसने 10 ऑर्डर्स किए हैं उसमें से 5 फेल हो गए हैं, 5 नहीं हुए। तो ये एक बड़ा एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि जो हम ये कर सकते हैं। खुरम भाई बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन अगर आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए ना, अल्लाह की कसम कोई ब्रांड मुझे ऑर्डर डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि मेरी ना एक प्रैक्टिस होती है, मैं हर ब्रांड के ऊपर ना कुछ एक हम काम कर रहे होते हैं, तो मैं अपने नंबर से, अपने ईमेल एड्रेस से, क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे सही डालनी होती हैं, क्योंकि जो मेरी प्रैक्टिस है उसके अंदर ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं हर ब्रांड के ऊपर जाके ना वो ऑर्डर्स प्लेस करता हूँ, तो आप ब्लैक लिस्ट हो एंड आई जाएंगे ना? नेवर रिसीव दोज ऑर्डर्स। तो अच्छा, मैं इसमें इस तरह से कितने बनाएंगे बेसिकली क्वेश्चन इज, और मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स भी करता हूँ, और वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैं रिसीव भी करता हूँ। जहांगीर भाई, इसमें बेसिकली जो हमने कुछ डाटा निकाला था ना, जो आप बात कर रहे हो ना, इसकी परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। लेकिन मैं तो blacklist हो जाऊंगा ना अब उमर भाई। नहीं, आपको तो वैसे ही हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब इसमें एक जो पोर्शन है ना वो है कोरियर का, ठीक है, एक पोर्शन है जो सबसे मेजर जो पोर्शन है वो है कस्टमर का, ठीक है। वो रेलिवेंट कस्टमर है, मैं ऑर्डर मेरा चाहिए, मैंने मंगवाया, मैं वेट भी कर रहा हूँ, जिस टाइम उस राइडर की कॉल आई है, मैंने मास्क पढ़ा हूँ, वॉशरूम में कॉल नहीं अटेंड कर सका, और उस राइडर ने फिर सेकंड टाइम मुझे कॉल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 बड़ी रीजंस हैं आपके रिटर्न की। पहली, ब्रांड खुद, every product that you have sent in more than 4 days from the order placement has 76% probability to get return। अगर आप 4 दिन ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके डिस्पैच तक लगा देते हैं तो डिस्पैच नहीं करो, तो 76% आपका उसका चांस है कि वो रिटर्न होगा। डिस्पैच ना करो अपने पास। तो पहला है ब्रांड का कसूर। हाँ, तो फायदा नहीं है ना उमर भाई, फायदा ही नहीं है। अगर आप एक ऑर्डर 4 दिन के बाद आप निकाल रहे हो तो बेहतर है, क्योंकि तो ना उसने निकालो उसको। ना निकाले नहीं, आप अपने आप को फिक्स करें ना। 4 दिन क्यों लगा रहे हैं आप? नहीं, एक देखो, ऑर्डर वो देखिए वो क्या कह रहा है, वो 2 घंटे में डिलीवरी कर रहा है। हाँ, कस्टमर कहता है मैं नाश्ता नहीं कर रहा भाई, प्रोडक्ट डिलीवर कर। क्यों कॉमर्स की तरफ दुनिया। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो है कस्टमर जो है ना प्रिविलेज फील करता है कि यार ऑर्डर आए और मैं ना करूं, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज कैश नहीं है, आज छुट्टा नहीं है, आज महीने का एंड हो गया है, मैंने नहीं करना चाहो। तो कुछ कस्टमर हैं वो प्रिविलेज, दैट्स वाई। तो इसका सबसे बड़ा मसला है कैश ऑन डिलीवरी। और तीसरा जो है ना वो है कुरियर ने देखा भाईजान ये जो प्रोडक्ट है ना, मेरे पास बंदे ही हैं इतने के, मेरे पास 1000 ऑर्डर आया हुआ है, मैं 700 ऑर्डर डिलीवरी नहीं कर सकता, 300 साइड पे रखो और उसको एज इट इज वापस भेज दो, 700 डिलीवर कर लो। अच्छा, वो करते क्या है, वो भी करते क्या है, मैं क्यों आपको 4 दिन की बात कर रहा हूँ उमर भाई। जो लेटेस्ट ऑर्डर और करीब ऑर्डर है ना, उनके विसिनिटी के, उनके रूट के, वो निकाल देंगे। जो पुराने हैं वो कहते हैं यार इनको वापस कर दो। अच्छा, थोड़ी सी डिवीजन इसकी आप बना लें। एक चीज और मैं आपको बताऊं उमर भाई, कसम से आपको ऐसे ऐसे एनालिसिस दिखाएं हम, एक दिन प्रोडक्ट का स्टेटस एक है, अगले दिन उस पोर्टल में ही और उसका स्टेटस चेंज कर दिया है। ब्रीफ एनालिसिस शेयर करूंगा मैं आपको। ये वाकई इस पे एक पूरा सेशन होना चाहिए। मैंने मेरा ख्याल है कोरियर्स पाकिस्तान के सारे कोरियर्स का काम कर लिया है। कुछ आए गए, बंद हुए, चले गए, और आई थिंक मैं नाम नहीं लूँगा, सारे अब अपने दोस्त बैठे हुए उधर, ठीक है, बट सारों के साथ काम कर लिया। अभी तक हम ना उनको अभी तक ना नाम ना लेने वाली हम वो चला रहे हैं, वार्निंग चल रही है। कल भी जहांगीर भाई ने वार्निंग दी थी, तो ये ना 1 से 2 हफ्ते तक ये वार्निंग चलेगी, उसके बाद हम फिर नाम लेंगे। कॉमन ट्रेंड बता देता हूँ। मैंने अल्फता के अंदर जब एक लोकल फ्लीट हायर की थी, तो टेक्निकली मैं अपना डिस्पैच सेंटर चला रहा था। सो मैंने क्या किया, हमने सारा ट्रैकिंग, सारा एक पोर्टल बनाया कि राइडर को कब ऑर्डर मिल रहा है, वही जिस तरह ये पोस्ट एक्स और जितने भी नॉमिनल लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हमने क्या किया कि हमने बेस्ड ऑन द डिलीवरी टाइम हमने ना 2-3 राइडर्स को रैंडम कॉल की, जिस तरह आपने बताया एग्जैक्टली वही सीन। मैंने कहा कि मैंने खुद बात की, मैंने किधर हो, ऑर्डर देने निकला हूँ। मैंने कहा कि तो 20 मिनट का रास्ता था, तुम्हें तो 2 घंटे हो गए शादमान ब्रांच से निकले। उसने कहा सर बात ये है कि ना घर पास था, मैंने कहा चाय पीता जाऊँ।
अपने घर से ही चाय पीता जाऊँ। मैंने कहा ये भी ठीक है। उसके बाद अक्सर क्या है 7 बजे, अब ये आप बड़ा एक रियल केस आपको बता रहा हूँ बिकॉज आई वर्क विद द फ्लीट। शाम को 7 बजे जिसकी शिफ्ट ओवर हो रही है ना, वो 20 ऑर्डर ले गया या 10 ले गया, क्योंकि पर ऑर्डर कमीशन था वो ज़्यादा ले गया। डिलीवर उसने सारे नहीं किए, 10 किए, नहीं रास्ता दूर लगा, अपने घर ले गया कि मैं सुबह फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिलीवर करता पाऊँगा। कस्टमर, ये बात बिल्कुल सही है। अब मेरा ख्याल है कि मेरे जितने भी दोस्त यार सारे वो कहेंगे कि मुझे आप अपॉर्चुनिटी दें, हम बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। मेरा सिंपल होता है, व्हाट्स द वैल्यू यू आर एडिंग इन ई कॉमर्स। और मैंने खुद सबको कहा है कि यार आप एक काम करें, आप मुझे KLI में सेम डे डिलीवरी दे दें, ठीक है, आई गिव यू योर मर्जी का रेट, मैं आपको रेट दूंगा, आप मुझे ये कर दें। लेकिन आई डोंट थिंक दे विल एग्री टू इट एवर। एंड प्लस मुझे भी यही लगता है कि उनका जो मैकेनिज्म है वो बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, लास्ट चीज़ ना मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा साथ भाई। एक ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा था 2 साल पहले। रमज़ान में 4 दिन पहले 5 दिन पहले कोरियर ने पिकअप करना बंद कर दिया, ईद से कुछ दिन पहले ना। तो हमारे पास कुछ कस्टमर्स कॉल कर रहे हैं, यार ये हमें अर्जेंटली चाहिए, हमें ईद पे पहनना है। मैंने कोरियर कंपनी एक दोस्त था, उससे बात की, उसने 6-7 राइडर प्राइवेटली सब कुछ अरेंज किया। ऑन एवरेज हम उसको चांद रात तक, ठीक है, हम उसको देते रहे सिर्फ लाहौर के ऑर्डर्स, तो तकरीबन 400-500 पर डे हम उसको देते रहे। टोटल 1200-1300 ऑर्डर थे, एक रिटर्न नहीं था उनमें से, ठीक है। कस्टमर को हम कह रहे हैं यार आपने 300 रुपये हमें डिलीवरी चार्जेस पे करोगे तो हम देंगे। हमने उस जो हमने टीम एक प्राइवेटली टीम एक हायर की, उन्होंने हमने बोला हम आपको 300 रुपये पर डिलीवरी देंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने एक रिटर्न भी नहीं किया, वो सारे के सारे डिलीवर हुए। तो हमें ये फिर हम जिस टाइम ऑनर्स के साथ रिपोर्ट शेयर की तो ऑनर ने बोला कि यार ये जो आपके जो रिटर्न आ रहा है ना, ये आपके कुरियर की वजह से आ रहा है, इनको या तो पैसे ज़्यादा दे दो या इनको डंडा कर दो ताकि ये ठीक हो जाए। अच्छा उमर भाई, आप और मैं तो माशाल्लाह कोरियर कंपनी में रह के आए हैं, TCS में हमने काम किया हुआ है। तो मैं आपको आज हल्फन मेरे से अंगूठा लिखवा लें, स्टाम्प पेपर पे लगवा लें, मैं आपको कहता हूँ भाईजान ये कोरियर नहीं ठीक हो सकता। आप जो मर्जी कर लें, ये हो ही नहीं सकता। उनके सिस्टम बाय डिफॉल्ट, यार भाई बहुत से बड़े बड़े नाम मैं आपको ऐसे बताऊँ, वो आज भी कागजों पे काम करें, सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। सोल्यूशन दो सिस्टम चल रहे हैं एक ही कोरियर में, एक ही कोरियर के भाई। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, वो कहता है यार हमने ये रिपोर्ट निकाली है 30 तारीख को, इस पे स्टेटस ये लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है ये डिलीवर्ड और वही रिपोर्ट दोबारा लिखी, उसी का लिखा हुआ है नहीं जी रिटर्न। तो अल्लाह माफ करे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। बहुत चोरियां करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जिस तरह नए लोग आए, ट्रैक्स ने एक चीज़ लेके आए थे, ट्रैक्स ने बहुत अच्छी चीज़ें की, लेकिन वो भी फिर खैर उसके जो है उसकी नज़र हो गए चीज़ों के। लेकिन अब ट्रेंजो आ रहा है, जिस तरह वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। भाई देखा हो मैं रशीद को रात 2 बजे भी कॉल करो तो वो कर रहा होता है। भाई कोरियर कहते हैं, कुछ कोरियर है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो कहते हैं भाईजान के शूज़ ब्रांड का ये हक है हम लोगों का कि हम आपको 20% रिटर्न दें उसका। अच्छा। मतलब भाई वो कह रहे हैं ये हक है, मतलब इससे नीचे नहीं, 80 से ऊपर हम दे नहीं सकते। मतलब 18 आएगा तो वो 2 ऐड करके 20 पूरा करेगा। बिल्कुल नहीं वो ये है ना कि उन्होंने 1000-1200 उठाया ना, तो वो उन्होंने कह रहा है 200 हमने करना ही करना, वापस आया 200 जो दूर दूर जा रहे हैं ना उन्होंने साइड कर दो। वो 100 आपका जेन्युइन रिटर्न है और 100 उन्होंने पहले से डाल दिया तो वही वेयर हाउस तक जाता है, सैर करके वापस आ जाता है। तो इसकी चीज़ हम ये बता रहे हैं कि कभी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, अनलेस और अनटिल फूड पांडा इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अगर आप ओमनी अप कर दें, फूड पांडा के राइडर उन्होंने सिस्टम में कुछ करने की कोशिश भी की, फिर पता नहीं क्यों बैक ऑफ हो गए। उनके पास है राइडर की पावर, वो पावर अगर यूटिलाइज वो करते हैं ना, देन इट्स द बेस्ट सोल्यूशन। बट अगेन इट्स ओनली सिटी टू सिटी, ठीक है। वो वाले ब्रांड जिनकी डिफरेंट जगहों में ब्रांच है तो वहाँ तो वो चल जाएगा, लेकिन जिन्होंने एक जगह से वो डिफरेंट जगहों पे दे रहे हैं तो वो फिर वो बेचारे चौक हो जाते हैं। तो ये चीज़ ना 100% कभी कंट्रोल नहीं। लेकिन मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग आए, जैसे ट्रेंजो की एग्जाम्पल दें भाई, 15% और इवन लेसर देन दैट हमने कुछ एरिया में देखा भाई 90% तक उसने दिया, यानी कि 10% पे लिया। कहते हैं 20% हक है, 25% ग्लोबल वो है, तो 20% तो हम दे रहे हैं, हम बड़ा एहसान कर रहे हैं आप पे ना। तो हमें भाई 10% पे भी हमने देखा है कि वो आया है शूज़ के अंदर। यार शूज़ के अंदर ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये तभी हो सकता है कि जब इस तरह की कोई डिस्ट्रप्शन के अंदर आए। अच्छा, शूज़ के अंदर ना हैदर भाई जो एक ज़्यादा क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, जो ज़्यादा एक रिटर्न की रीज़न होती है ना, जो हमने भी एनालाइज किया, वो ये होता है कि जो आपका राइडर है उसको हर पार्सल पे कमीशन मिल रहा होता है या इंसेंटिव मिल रहा होता है। अब 7 भाई हैं, उनका जो पार्सल है वो छोटा सा होता है, हमारा जूते का डब्बा बड़ा होता है। अब वो उसका जो बैग है ना राइडर का, वो एक लिमिटेड उसका साइज़ है। अगर वो उसमें डब्बे भरता है ना तो वो पार्सल्स हो जाते हैं कम, वो कम पार्सल डिलीवर करेगा। अगर वो छोटे पार्सल्स बीच में भर लेता है ना तो वो ज़्यादा आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट हमने किया है हमारा एक समर के अंदर ना, स्लीपर्स को हमने लॉन्च किया बॉक्स के साथ। तो हमने देखा यार कि ना इसके अंदर मार्जिन बहुत छोटा मार्जिन है, तो हम बॉक्स को जब दोबारा रिटर्न आएगी, बॉक्स वेस्ट करेंगे, ये वो चीज़ें, तो हमारा मार्जिन तो खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने ब्रांड्स पे देखा, जैसे अगर आप बाटा वगैरह पे भी जाते हैं तो वो थैलियों में दे रहे होते हैं। हाँ, थैलियों में दे रहे होते हैं। तो हमने कहा यार इसको ना शॉपिंग बैग में ले जाते हैं, वही जो आपका एक शॉपिंग बैग होगा फ्लायर के अंदर डालेंगे और भेज देंगे।
इससे हमारी रिटर्न रेशो में 15% फ़र्क आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज़ है बॉस। point अभी हमने जो ऑनलाइन एक्सक्लूसिव बनवाया वो सारा हमारा थैलियो में है, और ऑनलाइन एक्सक्लूसिव की उन प्रोडक्ट्स की रिटर्न 0 है। ऐसे ही जो डब्बे में जा रहे हैं ना वो रिटर्न उसकी प्रोबेबिलिटी रिटर्न होने की ज़्यादा है। अच्छा, वो राइडर का भी एक हक है सॉर्ट ऑफ, मतलब कि वो बेचारा जो है वो भर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनको कोरियर जो कंपनीज के ऊपर बैठे हुए हैं ना लोग, उनको ये सोचना चाहिए कि यार हम यहाँ पे उस राइडर को कैसे फैसिलिटेट करें। जहांगीर मैं फिर ये कह रहा हूँ वो कभी भी नहीं होगा, वो हाँ वो चाहते ही नहीं है, ये यार कभी भी जिस नहीं हो तरह से सकता। ना हैदर भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह से फ्लीट कोरियर के नाम पे जहांगीर एक्टिव होता है ना, तो जिस तरह से आप बता रहे हो ना भाई, कि एक हमने तकलीफें देखी है ना, तुम्हें पता ब्लॉक नहीं कर है। दे रहा है, हमने जिस बिजनेस तकलीफें के देखी साथ है। जहांगीर यार का तो- लाभ आ रहा है ना, वो उन्होंने लेना ही नहीं है। वलीद, उन्होंने कह रहा है, एक मिनट के लिए वलीद सोचो कि यार कस्टमर कॉल करके कह रहा है, हम उससे फीडबैक ले रहे हैं, कह रहा है भाई मुझे मैं तो वेट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आएगा ही नहीं। यार वलीद पेड भाई- ऑर्डर्स रिटर्न होते हैं कभी? यार वलीद भाई, मैं पता है इतना गुस्से में क्यों? आप ये सोचें कि मैं उस कस्टमर को लाया, उसके अंदर मेरी कॉस्ट लगी, उस कस्टमर को मैंने अपने पास रखा, अपना प्रोडक्ट आपको दिया, वो पूरी प्रोडक्ट की जर्नी उसकी कॉस्ट लगी, वो सारा कुछ करने के बावजूद आप मुझे जो है ना पेड ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है कस्टमर रिव्यू। यार जगीर मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, इस दर्द को अगली बैठक तक संभाल के रखते हैं, इस पे अब एक पूरी डेडिकेटेड बैठक करेंगे। जो रिटर्न वाला टॉपिक है ना, इसके ऊपर हमें दोबारा से बैठना पड़ेगा, और काफ़ी बैठक बहुत लंबी हो गई है। लास्ट वीडियो में आई थिंक आपके वो आप कोई दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि यहाँ से पार्सल आप दुबई भेजें तो 1600 कॉस्ट लगती है। इसकी आपने प्रैक्टिस की है? क्योंकि मैंने एक सेफ्रॉन नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया है पूरे गल्फ के अंदर ना, जो अरेबिक स्लीपर है, लाइक जो जुबे के नीचे पहनते हैं, ठीक है, वो प्योरली लेदर के अंदर हमने जो है ना वो लॉन्च किया। वो आपको मैं दिखाता भी हूँ वेबसाइट, तो उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की है। वहाँ पे बाइंग पावर बहुत अच्छी है, बाइंग पावर बहुत अच्छी है। लाइक कुछ इन्वेंट्रीज मेरे पास मिस हुई तो मैंने उसको इन्वेंट्री स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक करने की बजाय ना उसकी वैल्यू बढ़ा दी, चेक करने के लिए कि कहाँ तक लोग ऑर्डर करते हैं। तो मैंने पाकिस्तान में बैठ के 45,000 का भी स्लीपर सेल आउट किया, और वो हुआ। लेकिन अगेन लेट डिलीवरी की वजह से, जो आप बात कर रहे थे लेट डिलीवरी, पाकिस्तान से दुबई में जब आप शिपमेंट करते हैं, वो वाया 3PL करें या पाकिस्तान से वहाँ पे करें, 20 डेज़ हैं, और उनको आदत है यही वाली कि अभी ऑर्डर किया 2 घंटे बाद ऑर्डर आ गया, Exactly. मैक्सिमम 1 to 4 दिन 2 से days, ज्यादा that's किया it. तो 76% आपका ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। अब हम वहाँ पे एक वेयर हाउस मैनेज कर रहे हैं रिसेंट। अब दुबई में जाना है हमने, वहाँ पे एक वेयर हाउस बनाना है, और वहाँ पे इन्वेंट्री रख के एक सोर्स रख के वहाँ से हम फिर अब इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। बैठक थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। और इंशाल्लाह रिटर्न्स का टॉपिक ऐसा है, अजाब ऐसा है, हर एक को तकलीफ, मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत बड़े मसले हैं, हमें भी हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं। और जहांगीर भाई जो है सबसे ज़्यादा इस पे पिटे हुए हैं। 80% फेलियर है ई कॉमर्स का। जी बिल्कुल 80% फेलियर ई कॉमर्स का रिटर्न की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह इसका भी कोई हल निकलेगा, अच्छाई की तरफ हमें सोचना चाहिए, अच्छाई की उम्मीद लगाना चाहिए। इस बैठक से इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।